हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस अकेडमी पर। दोस्तों, यहाँ पर आ चुकी है आपकी विजन आईएएस की मंथली मैगजीन के साथ पीटी 365, जिसमें आप देखोगे हिंदी माध्यम के लिए अपडेटेड मटेरियल आ चुका है। जनवरी 2024 से लेकर मार्च 2024 तक का करंट अफेयर्स इसमें इंक्लूड है। इससे पहले जो मैंने पीटी 365 कराई थी, जिसमें पॉलिटी कंप्लीट थी, इकोनॉमिक्स कंप्लीट थी, आर्ट एंड कल्चर का एक क्लास हुआ था और साइंस के 3 क्लासेस हो पाए थे, जिसमें अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर्स था। अगर आपने वो सीरीज कंप्लीट कर ली और ये जो सीरीज में चला रहा हूँ, जिसमें कल मैंने ऑलरेडी पहले लेक्चर को कंप्लीट किया और इसे हम टोटल 245 पेज जो है, इसे हम टोटल 4 लेक्चर में कवर करेंगे, जिसमें आज हमारा सेकंड लेक्चर। और इसके बाद जो बची हुई है पीटी 365, जिसमें एनवायरनमेंट का सेक्शन बचा हुआ है, साइंस की 1-2 क्लासेस बची हुई और इंटरनेशनल रिलेशन, तो उनको भी मैं इन 4 दिनों के बाद शुरू कर दूंगा कंप्लीट कराना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए यूपीएससी टेस्ट सीरीज भी कराता हूँ विजन आईएएस की, जिसमें फुल टेस्ट भी होते हैं और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी होते हैं। और अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी करते हो तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है इसके लिए भी। यहाँ पर मैं डेली टारगेट्स देता हूँ और टेस्ट सीरीज वगैरह कराता हूँ, मेंस की क्लासेस कराता हूँ, ये सारी चीजें मैं कराता हूँ यहाँ पे। अच्छा, कल की क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, नेशनल को पूरा कवर कर लिया था और इंटरनेशनल को भी कवर कर लिया था, लेकिन अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे आके मैं रुक गया था, क्योंकि जो है कि काफी लंबी क्लास हो चुकी थी, लगभग 2.25 घंटे से अधिक, और 48 पेज हमने कवर कर लिए थे। तो आज हम वहां से शुरू करेंगे और इकोनॉमिक्स को भी आज हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और साथ ही साथ टेलीग्राम पे आपको इस तरीके की पीडीएफ मिल जाएगी, जो मैं हाईलाइट करके पीडीएफ तैयार करता हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जो रिवीजन करने के लिए आपको काफी हद तक मददगार होते हैं, कि आपको केवल वही चीजें बस लास्ट टाइम में पढ़नी होती हैं। तो कल की क्लास में मैंने यहाँ पे अल्बानिया तक कंप्लीट कर दिया था और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि जिसमें हम लोग मारिटोनिया की बात करेंगे, सोमालिया की बात करेंगे, काबो वर्डे की बात करेंगे और साथ ही साथ विक्टोरिया झील की बात करेंगे। ठीक है, अगर जिन लोगों ने उसका पहला लेक्चर नहीं देखा है कल वाला, तो आप जाके उसे देख लीजिएगा, अपडेटेड क्लास का। और आज ये सेकंड लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे काबो वर्डे की। काबो वर्डे क्या है और कहाँ पे है ये, तो आप देखोगे पश्चिमी अफ्रीका के रीजन में आता है, एक आइलैंड के रूप में यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे WHO ने काबो वर्डे को मलेरिया मुक्त एक देश घोषित कर दिया है और यह दर्जा पाने वाला अफ्रीका का ये तीसरा देश हो गया। इससे पहले मॉरिशस और अल्जीरिया, ये 2 देश ऐसे थे जो यह दर्जा प्राप्त कर चुके थे। तो ये तो समझ में आ गया कि काबो वर्डे जो है कि क्यों न्यूज में था। लेकिन अब इसकी हम ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें, क्योंकि यूपीएससी बहुत बार ऐसा करता है कि जो करंट में रहने वाले जो मुद्दे होते हैं, जो शहर होते हैं, क्षेत्र होते हैं या देश होते हैं, उनकी लोकेशन बहुत पूछता है ज्योग्राफी। अगर आप देखोगे कि मॉरिशस अल्जीरिया के बाद ये तीसरा देश हो गया, ये तो समझ में आ गया। दूसरी बात, ये अटलांटिक ओशन के अंतर्गत जो है कि यह द्वीप समूह स्थित है और ये कभी पुर्तगाली उपनिवेश हुआ करता था, यानी इस पर पुर्तगीजों का शासन था। और मुख्य रूप से यह ज्वालामुखी उद्गार से बना हुआ है, अर्थात कि आप देखोगे यहाँ पे ये ज्वालामुखी उद्गार से बना हुआ है और इसके पूरब में आपको मॉरिटानिया, सेनेगल, गिनी, इस तरीके के देश आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे विक्टोरिया झील की। तो विक्टोरिया झील तंजानिया के सहयोग से सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट विक्टोरिया झील के कायाकल्प के लिए काम कर रहा है, अर्थात कि तंजानिया के सहयोग से सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है। विक्टोरिया झील के कायाकल्प का मतलब विक्टोरिया झील जो सूख रही है धीरे धीरे, उसको सुधारने के लिए, उसका सुदृढ़ीकरण करने के लिए काम कर रहा है। अब इसके बारे में बेसिक फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि अफ्रीका में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, जबकि विश्व के स्तर पे देखोगे तो सुपीरियर झील जो है कि सबसे बड़ी झील मानी जाती है मीठे पानी की, और उसके बाद ये दूसरे नंबर पे आती है, दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी पानी की झील मानी जाती है। वहीं नील नदी की बात करेंगे तो ये झील विक्टोरिया नदी से ही निकलती है, मतलब जो नील नदी है वो विक्टोरिया झील से ही निकलती है। और इस झील के बेसिन में आपको केन्या, युगांडा, तंजानिया, रवांडा, बुरुंडी, ये सारे देश आपको देखने को मिलते हैं। और इस झील को लगभग अपना जो पानी है वो वर्षा से ही प्राप्त होता है, लगभग 80% जो है कि वर्षा से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये लेक विक्टोरिया के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर इतनी चीजें इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई। फिर उसी तरीके से आप सोमालिया के बारे में बात करोगे, देखो ये सब जो चीजें चल रही हैं ये हमारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन चल रही है, लेकिन जैसे हम इसके द्विपक्षीय संबंधों पे बात करेंगे भारत के, या फिर अर्थव्यवस्था बात करेंगे, तो वहां पे मैं और डिटेलिंग से समझाऊंगा, जैसा कि मैंने कल के स्टार्टिंग लेक्चर में समझाया था। जहां पे कॉन्सेप्ट था वहां पे समझाना जरूरी होता है। अब सोमालिया की बात करेंगे तो सोमालिया की राजधानी आपको पता होनी चाहिए क्या है, मोगादिशु, या मोगादिशु हो गया। भारतीय नौसेना ने जो सोमालिया के जो समुद्री लुटेरों के द्वारा जो हाईजैक किया गया था MV रुवेन करके जहाज जो था, और अन्य जहाज को हाईजैक करने के प्रयास को विफल कर दिया कि सोमालिया वाले इसको हाईजैक ना कर पाए। इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो पश्चिमी अफ्रीका में केन्या, इथोपिया और उत्तर पश्चिम में जिबूती से लगी हुई सीमा को साझा करता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जिबूती भी देखने को मिलेगा, इधर आपको इथोपिया देखने को मिलेगा और साउथ में आपको केन्या देखने को मिलेगा। इस तरीके से ये एक सींग की तरह, यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका के रूप में बाहर निकला हुआ है।
यहाँ पर आपको अदन की खाड़ी और पूर्व में हिंद महासागर यानी यहाँ पे इंडियन ओशन और यहाँ पे अरेबियन सी भी देखने को मिलेगा और यहीं पे आपको अदन की खाड़ी भी देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। दैट्स क्लियर। आगे देखते हैं अगर हम कि इसकी मुख्य भूमि जो है कि सबसे पूर्व में स्थित है, अर्थात ये अफ्रीका के सबसे पूर्व में स्थित है और हॉर्न ऑफ अफ्रीका प्रायद्वीप का हिस्सा है। असल में हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं, इथोपिया आता है, इरिट्रिया आता है, जिबूती आता है और सोमालिया आता है। ये 4 देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये सींग की तरह निकला हुआ देश है, इसलिए इसको माना जाता है। और अगर इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो माउंट सुरुद कैड, जिसको माउंट सिम्बिरिस भी कहते हैं, और यहाँ की प्रमुख नदियों में जुबा सबसे इंपॉर्टेंट नदी है दोस्तों, कई बार ये पूछा गया है अफ्रीका के अंतर्गत, और ये सेबेले, ठीक है, सेबेले। तो ये 2 प्रमुख नदियां हैं। हालांकि मैंने इन सब चीजों को अफ्रीका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत मैंने वर्ल्ड मैपिंग में ये सारी चीजों को कवर कराया। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं वहां पे। अब यहां पर देखोगे मॉरिटानिया की बात करें तो नोवाकोट है। अब यहाँ पे इसकी राजधानी क्या है मॉरिटानिया की? नोवाकोट। ये आपका अफ्रीका के पश्चिमी अफ्रीका वाले रीजन में आता है और असल में नोवाकोट में अपना पहला फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन आयोजित किया गया भारत और मॉरिटानिया के द्वारा, अर्थात भारत और मॉरिटानिया में एक सहयोग हुआ। नोवाकोट जो कि इसकी राजधानी, वहाँ पे फॉरेन ऑफिस कंसल्टेंस ऑफ जो आयोजित किया गया। लोकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे इसको अटलांटिक ओशन देखने को मिलेगा और यहीं पर सेनेगल नदी, यह सेनेगल के साथ सीमा साझा करती है, इसलिए यहाँ पे सेनेगल नदी भी देखने को मिलती है। ठीक है, ये रही आपकी सेनेगल देश है और यहीं पे ये बाउंड्री शेयर कर देती है। मॉरिटानिया का जो अधिकांश भाग है वो सहारा रेगिस्तान के अंतर्गत आता है। ये वाला पूरा जो रीजन होता है जिसको हम लोग साहेल प्रदेश भी कह देते हैं, ये पूरा का पूरा जो है कि आपका किसके अंतर्गत आता है? ये आपका सहारा रेगिस्तान में आता है और यहाँ की स्थलाकृति मुख्य रूप से इंसलबर्ग द्वारा शामिल है, जिसमें तीव्र ऊंची चोटी जो है कि माउंट इजिल है और इंसलबर्ग मैदानी या समतल क्षेत्र में तीव्र ढलान वाली पहाड़ियां या छोटे पहाड़ होते हैं जो रेगिस्तान के बने होते हैं, स्पेशली रेतों के बने होते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको लगेगा कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन सर कवर की जा रही है, लेकिन अब आपको जो कल जैसे हमने लेक्चर को डिस्कस किया वैसे हम अब इसे शुरू करेंगे, जिसमें हम द्विपक्षीय संबंधों की बात करेंगे। अब यहाँ पर द्विपक्षीय संबंधों में कौन कौन से, जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रेखा और कच्चा तीवों का मुद्दा। ये जो कच्चा तीवों का मुद्दा है ये स्पेशली भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक, तो इसको अगर हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रेखा की बात करें तो असल में मामला ये था दोस्तों कि श्रीलंका के मछुआरों ने श्रीलंका के जल क्षेत्र में अवैध तरीके से मछली पकड़ने को लेकर भारतीय मछुआरों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि जो भारतीय मछुआरे हैं वो गलत तरीके से, अवैध तरीके से श्रीलंका की जो बाउंड्री है, कौन सी समुद्री बाउंड्री, उसमें आके ये मछुआरे क्या कर रहे हैं? मछली पकड़ रहे हैं और इससे हमारा मत्स्य पालन का उद्योग कम होता जा रहा है। और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा IMBL यानी इंटरनेशनल मरीन बाउंड्री लाइन का भी उल्लंघन किया है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी देश की जो समुद्री सीमा होती है वो कितनी होती है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई एक भारत का नक्शा है, मान लेते हैं भारत का नक्शा कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे एक आधार रेखा खींची जाती है। ये आधार रेखा वो होती है जो कटे फटे तटों को भी एक बराबर मान लेती है। अब यहाँ से अगर आप 12 नॉटिकल मील तक जा रहे हो तो उसे हम कहते हैं प्रादेशिक सागर। इट मीन्स कि ये इस पे पूरी तरीके से संप्रभुता और संपूर्ण अधिकार भारत का है। फिर अगर हम और आगे जाते हैं 24 नॉटिकल मील टोटल कंप्लीटली, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो क्षेत्र होता है ये सन्निहित क्षेत्र होता है, इस पे भी अपने ही देश का नियंत्रण होता है। और इसके बाद जब हम और आगे जाते हैं लगभग 200 मीटर नॉटिकल, जो 200 नॉटिकल मील, और 200 नॉटिकल मील का मतलब हो गया 1 नॉटिकल मील में लगभग 1.5 किलोमीटर से अधिक की दूरी होती है, यानी 1800 मीटर की। ठीक है, 2 किलोमीटर अप्रॉक्स मान लीजिए। तो यहाँ पे आपको 200 नॉटिकल मील का जो जोन है वो किसके अंतर्गत आएगा? वो भारत के अंतर्गत आएगा। और इसके बाद जो भी क्षेत्र होगा वो खुला समुद्र के अंतर्गत आएगा और इस खुले समुद्र के संसाधनों का प्रयोग सभी देश समान रूप से कर सकते हैं। लेकिन श्रीलंका कहता है कि हमारा यहीं पे जो ये लटका हुआ श्रीलंका हिस्सा है ये इसके रेंज में जो 200 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील, ये जो श्रीलंका की समुद्री सीमा है इसके अंतर्गत भी आकर भारतीय मछुआरे क्या करते हैं? यहाँ पर मछली पालन करते हैं, और ये जो कि गलत है। तो ये बात थी। फिर यहाँ पर अगर हम समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रेखा के बारे में बात करते हैं तो भारत श्रीलंका 1974 में ही समुद्री सीमा समझौते के द्वारा IMBL यानी इंटरनेशनल मरीन बाउंड्री लाइन को पाक जल डमरू मध्य में सीमांकित किया था। पाक जल डमरू मध्य जो श्रीलंका और भारत के बीच में देखने को मिलता है। और ये जो समझौता था ये UNCLOS यानी कि समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के सिद्धांतों के आधार पर ही तय किया गया था, और जिसके तहत कहा गया कि किसी भी देश की समुद्री सीमा को उसके पड़ोसी देश के तटीय क्षेत्रों से समान दूरी पर एक मध्य रेखा का पालन करना पड़ेगा। अर्थात श्रीलंका का 200 नॉटिकल मील और भारत के 200 नॉटिकल मील के बीच में जो खुला समुद्र है ना, उसको भी बराबर बराबर बीच में डिवाइड किया जाएगा और उसके बाद भारत का हिस्सा अलग कर दिया जाएगा और श्रीलंका का हिस्सा अलग कर दिया जाएगा।
अब यहाँ पे जो कच्चा तीवू का जो मुद्दा है, आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि यहाँ कहीं पे कच्चा तीवू का ये मुद्दा है, यहाँ पर पाक जल संधि ये रही, इस तरीके की पाक जल संधि है और इसी पे कच्चा तीवू का मुद्दा है। ठीक है, अब यहाँ देखोगे एक आता है आपका वेस्ट बैंक, ये भी इंपॉर्टेंट मुद्दा है। असल में कच्चा तीवू जो था श्रीलंका की समुद्री रेखा के भीतर 285 एकड़ का एक क्षेत्र है। जब भाई श्रीलंका की समुद्री रेखा के भीतर है तो रामेश्वरम के निकट उत्तर पूर्व में श्रीलंका के डेल्फ्ट दक्षिण में मतलब कि वहां पे अवस्थित है और ये ज्वालामुखी उद्गार से इसका जन्म हुआ था कच्चा तीवू का। तो ठीक है भाई, ये हमने दे दिया श्रीलंका को। लेकिन वहीं वेज बैंक भी विश्व में मछली पकड़ने का सबसे समृद्ध जलीय क्षेत्र है और यह कच्चा तीवू द्वीप की तुलना में समुद्र में कहीं अधिक सामरिक स्थिति का है, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वेज बैंक की, ये कन्याकुमारी के पास है, अर्थात भारत से नजदीक है ज्यादा। तो फाइनली जब समझौता हुआ 1974 में, तो 1974 में जब समझौता हुआ तो यह कह दिया गया कि ठीक है भाई, भारत और श्रीलंका भी जब समझौता हुआ तो इस छूट के तहत ये कह दिया गया कि जो कच्चा तीवू है वो तो चला जाएगा श्रीलंका के क्षेत्र में, और साथ ही साथ दोनों देशों ने यह भी कहा कि जो वेस्ट बैंक है कन्याकुमारी के पास स्थित, इस पे भारत का संप्रभु अधिकार होगा और इसके लिए 1976 में समझौता हुआ। तो 74 में पहले कच्चा तीवू का मुद्दा सहमत किया गया कि ठीक है ये श्रीलंका का क्षेत्र होगा, और उसके बाद जो वेस्ट बैंक का मुद्दा था 76 में, इसे भी सॉल्व किया गया कि ये भारत के क्षेत्राधिकार में आएगा और यहाँ पे सारी एक्टिविटी भारत कर सकेगा। द्विपक्षीय संबंध में अगला हम भारत और भूटान के बारे में बात करेंगे। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भूटान की राजकीय यात्रा की थी और वहां पे भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो, जैसे भारत का जो है कि भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान है, उसी तरीके से ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो नाम से प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया गया। और इस प्रकार का सम्मान पाने वाले भूटान के देश में ये पहले विदेशी प्रधानमंत्री हुए। असल में क्या था कि भूटान ये सारे जो नागरिक सम्मान है वो अपने ही देश के नागरिकों को देता है, जैसे भारत देता है भारत रत्न भारत के लोगों को। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि किसी विदेशी देश के प्रधानमंत्री को भूटान ने इस तरीके का सर्वोच्च सम्मान दिया। भारत के नजरिए से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे पहले व्यक्ति बने जहां से भूटान को उनको ये सम्मान दिया गया। ठीक, यहाँ पे ये बात समझ में आ गई। और यह भारत के वैश्विक शक्ति के रूप में उदय होने की मान्यता प्रदान करता है कि भूटान जैसा देश जो पिछले 75 साल में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री को आज तक उसने ऐसा अवार्ड नहीं दिया और अब दे रहा है, इसका मतलब है कि भारत कहीं ना कहीं एक बड़ी छवि के रूप में उभर के सामने आ रहा है। और यही चीज मैं बता रहा था कि भारतीय प्रधानमंत्री यह प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी प्रधानमंत्री कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पहले विदेशी प्रधानमंत्री होंगे। अच्छा, इस दौरान कुछ समझौते भी हुए, जैसे ऊर्जा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में बताया गया कि 5 वर्षों में अगले भूटान को वित्तीय सहायता के रूप में 10,000 करोड़ रुपए जो है कि धनराशि देगा भारत इन सब क्षेत्रों में। वहीं कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो कोकराझार गिलेफू और बनारहाट समस्ते नाम के 2 रेल लिंक परियोजनाओं को भी जो है कि स्थापित किया जाएगा। साथ में 2024 में लगभग 1020 मेगावाट की पुनात सांगचू जल विद्युत परियोजना को भी चालू कर दिया गया है। तो ये 3 बड़े बड़े एग्रीमेंट हुए। कौन से? ऊर्जा और अंतरिक्ष अर्थात एनर्जी और स्पेस में लगभग 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि भूटान को मिलेगी। साथ में कोकराझार गेलेफू जो कि भूटान में आता है और कोकराझार आपके आसाम में आता है यहाँ पर, और बनारहाट और समस्ते आपका भूटान में है और बनारहाट आपका आसाम में। यहाँ पे 2 रेल लाइन को जो है कि डेवलप किया जाएगा। साथ ही साथ पुनात सांगचू जल विद्युत परियोजना भी 1020 मेगावाट की है, इसे भी 2024 में शुरू कर दिया गया है। आगे देखते हैं यहाँ पे भारत भूटान के बीच में और भी सहयोग की बात करें तो असल में 1949 में सबसे पहले भारत और भूटान के बीच में मित्रता और सहयोग की संधि हुई थी। कब हुई थी? 1949 में। लेकिन इस संधि को 2007 में फिर आगे चल के जो है कि मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी और उन्होंने फिर इसे अपडेट किया। अपडेट करने के बाद जब आप देखोगे आज की डेट में व्यापार के रूप में, तो निर्यात गंतव्य के रूप में भूटान का शीर्ष व्यापारिक भागीदार है, अर्थात सबसे अधिक जो है कि भूटान में भारत जो है कि निर्यात करता है। वहीं भूटान में निवेश करने वाला अग्रणी देश भी है भारत लगातार भूटान में निवेश करता है। भूटान में होने वाले जितने भी एफडीआई है ना, उसका 50% तो केवल भारत करता है। मान लेते हैं कि अगर भूटान को 100 करोड़ रुपए की एफडीआई प्राप्त होती है विदेशों से, उन विदेशों में आपका भारत भी आता है और भारत अकेले 50 करोड़ एफडीआई करता है। इट मीन्स की 50% तो अकेले भारत कर रहा है। साथ ही साथ व्यापार वाणिज्य पारगमन समझौता जो 2016 था, अब इसके माध्यम से मुक्त व्यापार समझौते की शुरुआत भी कर दी गई है, अर्थात ट्रांजिट रूट के बाद जो है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की व्यवस्था भी कर ली गई है। और इसमें अगर हम और चीज़ों को देखें विकास संबंधी भागीदारी, तो भूटान 2034 तक उच्च आय वाला राष्ट्र बनने का निर्णय लिया है भूटान ने, और जिसमें भारत क्या करेगा? ब्रांड भूटान बिलीव की अवधारणा को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, अर्थात भारत जो है कि लगातार भूटान को इस सफलता को प्राप्त करने में सहयोग कर रहा है। वहीं भूटान एक अंतर्राष्ट्रीय शहर डेवलप करेगा जो कि गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी के नाम से होगा और जो भूटान की सीमा असम से जोड़ेगा।
माइंडफुलनेस सिटी का मतलब होता है जो मानसिक रूप से मजबूत लोग होते हैं, आध्यात्मिक शक्ति से जो है कि युक्त होते हैं और एक सही निर्णय और नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो इस तरीके का एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं ये लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, अर्थात भारत और भूटान के गेलेफू और भारत के आसाम, इन दोनों की बाउंड्री पर शेयर किया करते हुए गेलेफू इंटरनेशनल सिटी को डेवलप किया जा रहा है। वहीं 4 जो है कि जल विद्युत परियोजनाओं का भी निर्माण किया जा रहा है भारत के द्वारा भूटान में, जैसे करीछू, ताला, चुखा और मांगदेछू। तो आपने चुखा पढ़ा होगा, मांगदेछू पढ़ा होगा, लेकिन कुरीछू और ताला ये दो नहीं पढ़े तो इसको ध्यान रख लेना। और साथ ही साथ इन चारों ही जल विद्युत परियोजनाओं के द्वारा भारत को भी विद्युत की आपूर्ति की जा रही है, क्योंकि भारत ने इसमें वित्तीय रूप से इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसके बदले भारत को क्या होता है, विद्युत प्राप्त होती है। सिक्योरिटी के रूप में देखें तो यहाँ पे भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल MTRAT स्थायी रूप से पश्चिमी भूटान में स्थित है और रॉयल भूटान आर्मी को प्रशिक्षण भी दे रही है और ट्रेनिंग भी दे रही है। वहीं BRO ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने दंतक नाम की परियोजना से भूटान में अधिकांश सड़कों का निर्माण भी किया है। साथ ही रुपए और भीम ऐप की शुरुआत भी भूटान में की जा चुकी है और इसरो और भूटान की अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत भूटान सैटेलाइट उपग्रह को भी विकसित किया है। तो ये कई सारे ऐसे सहयोग हैं जहाँ पे भारत और भूटान के बीच में देखने को आपको मिलते हैं। अब यहाँ से जो प्रश्न बन सकता है UPSC का, उनमें से 4 तो प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में बन सकता है। कौन सी जो है कि शहर इंटरनेशनल लेवल पे माइंडफुलनेस सिटी के रूप में भूटान से तैयार किया जा रहा है, या फिर दंतक परियोजना किसके द्वारा जो है कि ऑर्गेनाइज की गई और किस देश में सड़क का निर्माण किया गया, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप पॉलिटिकल अप्रोच देखोगे तो ये पूर्वी हिमालय में स्थित है, भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट के रूप में, लैंड लॉक्ड के रूप में काम करता है। भारत के साथ 699 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इन 4 राज्यों के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। और भूटान में जितनी भी नदियां बहती हैं वो सारी की सारी नदियां दक्षिण की ओर बहती हैं, अर्थात भारत में ब्रह्मपुत्र नदी में आके सारी नदियां मिल जाती हैं सहायक नदी के रूप में। अन्य जानकारी के तौर पर अगर आप देखोगे तो भूटान विश्व का पहला कार्बन निगेटिव देश है, जो कि क्या करता है, विश्व में सबसे अधिक जो है कि क्या करता है, कार्बन को अवशोषित करता है, कार्बन बिल्कुल भी रिलीज नहीं करता है। और साथ ही साथ जहां दुनिया GDP पे बात कर रही है, वहां ये GDP की जगह GHC की बात करते हैं, GNH की बात, मतलब ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है विश्व खुशहाली सूचकांक की बात करें तो इसकी शुरुआत भी भूटान ने की। भूटान कहता है कि भाई हम आर्थिक रूप से संपन्न रहे न रहे, लेकिन मानसिक और शारीरिक रूप से खुश रहने चाहिए। अगर वही जो है कि व्यक्ति खुश रहेगा तो वही सबसे बड़ी उसकी संपदा है। इसीलिए कहता है हेल्थ इज वेल्थ कह सकते हो आप, इस तरीके से वेल्थ इज मनी कह सकते हो। तो ये वाली बातें यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब आगे चलते हैं हम। अब दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे, अच्छा एक और ध्यान रखना, सक्तेक वन्यजीव अभ्यारण्य, इस पे जो है कि चाइना लगातार अपना कंट्रोल दिखाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि ये भूटान के अंतर्गत आता है सक्तेक वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये बन सकता है एक प्रश्न। फिर नेक्स्ट है भारत और रूस के संबंध। तो यहाँ पर अब जरा आप रूस के बारे में बात करोगे, भारत के रूस के संबंध के बारे में। तो असल में क्या था कि दिसंबर 2023 में भारत के जो विदेश मंत्री थे वो रूस की आधिकारिक यात्रा पे गए थे, और इस दौरान जो भारत और रूस के बीच में जो दस्तावेज मतलब हस्ताक्षरित हुए थे उसको प्रोटोकॉल और कंसल्टेंस नाम का दस्तावेज के नाम से जाना गया। ठीक है, प्रोटोकॉल ऑन कंसल्टेशन। तो यहाँ पे 3 प्रकार के दस्तावेज थे। तो अब बात करते हैं जरा ये दस्तावेज से अलग हटके कि क्या क्या चीजों के बारे में हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज कि पहली 2+2 जो वार्ता हुई थी जो भारत करता है वो 2021 में आयोजित की गई थी, और इन दोनों में रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री हिस्सा लेते हैं। मैंने जब विजन IAS की टेस्ट पेपर करा रहा था मैं प्रैक्टिस सेट वाले, तो उसमें पूछा भी गया था कि 2+2 का मतलब क्या होता है, क्या उसमें विदेश मंत्री शामिल होता है, रक्षा मंत्री, या दोनों शामिल होते हैं। तो ये चीजें हो गई। वहीं रक्षा उपकरणों का एक बहुत बड़ा प्रमुख आपूर्तिकार है, इवन कि अभी हम सिप्री की रिपोर्ट भी पढ़ेंगे तो उसमें ये पढ़ोगे आप कि सबसे अधिक जो भारत हथियारों का आयात करता है वो सबसे अधिक रूस से आयात करता है। जैसे S-400 की मिसाइल हो गई, T-90 टैंक हो गए, Su-30 MKI हो गए, इनका लाइसेंस प्राप्त उत्पादन, और भारत में AK-203 इन राइफलों का भी उत्पादन और ब्रह्मोस मिसाइलों का भी उत्पादन, ये सभी के सभी जो है कि उत्पादन आपके भारत और रसिया के सहयोग से हो रहे हैं। वहीं 2021 से 31 के लिए आगामी 10 वर्षों के लिए सैन्य तकनीकी सहयोग कार्यक्रम पर भी समझौते से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। वहीं इंदिरा की बात करेंगे तो ये नामक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासों दोनों में से दोनों देशों की तीनों सेनाएं इसमें भाग ले रही। तो ये जो छोटे छोटे स्टेटमेंट मैंने आपको पॉइंट आउट किया ना, ये सभी जब आप मैगजीन इसको जो है डाउनलोड करोगे टेलीग्राम चैनल से, चौथे लेक्चर के बाद मैं इसको पोस्ट कर दूंगा जिसमें अंडरलाइन कर देता हूँ। इससे क्या होता है फायदा कि आपको कम समय में चीजें सारी की सारी पढ़ने में आसानी हो जाती है, और नहीं तो बेहतर है कि आप हमारी क्लासेस को लगातार बार बार स्पीड बढ़ा के जो है कि आप देख सकते हो फास्ट स्पीड में करने, ताकि आपको चीजें याद हो जाएंगी। अब इसके बाद भारत
जो है कि रूस द्वारा भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन जो कि गगनयान का भी समर्थन किया जा रहा है कि अगर गगनयान पे किसी प्रकार की हमें समस्या होती है या किसी प्रकार की अगर हमें तकनीक की आवश्यकता पड़ती है तो रूस देने के लिए सहयोग कर रहा है। साथ ही भारत और रूस के आधारभूत विज्ञान के साथ साथ विश्वविद्यालयों के रूसी भारतीय नेटवर्क और आर्कटिक और अंटार्कटिक अनुसंधान आदि क्षेत्रों तक इसको विस्तारित किया गया। वहीं कुडनकुलम की बात कर लो, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस स्टेट्स में है। तो यहाँ पे कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यहाँ के लिए भी पावर यूनिट्स के निर्माण हेतु भी समझौता भारत और रूस के बीच में किया गया है। अब आगे बढ़ने से पहले हम जरा भारत और रूस के बारे में जो हमने पढ़ा, तो जरा रूस की लोकेशन को देख लेते हैं। इसकी राजधानी तो मॉस्को है, ठीक है। अगर आप लोकेशन के बारे में बात करोगे तो रूस जो है कि उत्तर और पूर्व में आर्कटिक और प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है, यानी उत्तर में आपको आर्कटिक ओशन देखने को मिलेगा और पूरब में आपको यहाँ पे ये जो आपको देखने को मिलेगा ये पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा। उत्तर पश्चिम में अगर आप इस तरफ देखोगे, इस तरफ, तो यहाँ पर आपको बाल्टिक सी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बाल्टिक देश देखने को मिलेगा, जैसे इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये प्रमुख देश है जो बाल्टिक सागर कहलाते हैं और यहीं पे आपको बाल्टिक सी देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ लघु भूखंड का भी तटीय क्षेत्र यहीं पर है। फिर इसके बाद इसकी रूस की सीमा उत्तर कोरिया, चाइना, मंगोलिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया से लगती है। कैसे लगती है तो जरा इसको देख लीजिए आप। जरा देखो रूस की सीमा कहाँ से लग रही है, तो यहाँ पे आपको उत्तर कोरिया देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको फिर उत्तर कोरिया के बाद क्या देखने को मिला, चीन। तो चीन ये रहा पूरा का पूरा। इसके बाद यहीं पे मंगोलिया से भी बाउंड्री शेयर करता है, लाटविया से कर रहा है, लाटविया के नहीं, यहाँ पे आप देखोगे कि कजाकिस्तान से भी बाउंड्री शेयर कर रहा है और यूक्रेन से बाउंड्री शेयर कर रहा है, अजरबैजान से भी ये बाउंड्री यहाँ पर शेयर करता है। लेकिन अगर आप दक्षिण पश्चिम में देखोगे तो आपको यूक्रेन देखने को मिलेगा, बेलारूस देखने को मिलेगा, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, ये सभी प्रमुख देश हैं और साथ में फिनलैंड भी इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है और नॉर्वे भी करता है। अन्य प्रमुख तत्वों में बात करेंगे तो विश्व की सबसे गहरी जो झील है बैकाल झील, वो भी रूस में स्थित है और यहाँ का जो सबसे ऊंचा बिंदु है वो माउंट एल्ब्रुस करके है, जो कि यूराल पर्वत पर है। किस पे? यूराल पर्वत पे, और ये रूस के अंतर्गत ही आता है। अब जरा आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं जो संगठनों से संबंधित हैं। अब इसमें देख लेते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात कर लेते हैं भाई। तो देखिए अभी हाल ही में 19वां जो है कि इसका शिखर सम्मेलन हुआ था। किसका? गुट का, मतलब कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का 19वां शिखर सम्मेलन युगांडा के कंपाला में आयोजित हुआ। नैम का जो टाइटल यहाँ पे निकला, मतलब थीम निकली थी, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग में वृद्धि की जाएगी, यही इसकी थीम भी थी। और इस थीम को अपनाने के लिए ही कंपाला घोषणा पत्र कहा गया। हालांकि साउथ सूडान जो कि एक लेटेस्ट कंट्री है, जो 121वां सदस्य इसका बन गया, तो यूपीएससी क्या करेगी, 2-3 स्टेटमेंट बनाएगी। पहला कि अभी हाल ही में 19वां शिखर सम्मेलन हुआ जिसका आयोजन युगांडा के कंपाला में हुआ। दूसरा, हाल ही में जो है कि नैम में 121वें सदस्य के रूप में साउथ सूडान जो है कि शामिल हो गया। तो दोनों बातें ही आपकी यहाँ पर सही हो जाएंगी। लेकिन और भी अपडेट्स हैं और भी इंफॉर्मेशन, जैसे अगर हम इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो 1955 में बांडुंग जो कि इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है, एशिया अफ्रीकी सम्मेलन से यहाँ पे बांडुंग घोषणा पत्र के माध्यम से इसकी स्थापना देखने को मिलती है, जिसमें भारतीय नेता के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी, इंडोनेशिया से सुकार्णो और यूगोस्लाविया से टीटो, जोसेफ ब्रोज टिटो, और मिस्र से आपको गमाल अब्देल नासिर थे, घाना से आपको नक्रुमो देखने को मिलते हैं। तो इन सभी प्रमुख नेताओं ने जो है कि नैम के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये सभी नेतागण संस्थापक सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। आगे आप देखोगे जब बांडुंग सम्मेलन हो रहा था 1955 में, तो बांडुंग के 10 सिद्धांतों में से उनको अपनाने के बाद जो है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की यही मुख्य लक्ष्य और सिद्धांत मान लिए गए, जिसमें 1961 में नैम का पहला जो है कि सम्मेलन हुआ बेलग्रेड में, और वर्तमान में 121 सदस्य हैं जिसमें भारत भी शामिल है। और अभी जो 121वां सदस्य बना वो साउथ सूडान बना, जिसमें अफ्रीका के 54, एशिया के 39, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देश 26 और यूरोप के केवल 2 देश शामिल है। ठीक है, यूरोप के केवल 2 देश शामिल हैं। नैम की बात करेंगे तो पंचशील सिद्धांतों पर यह आधारित है। जो पंचशील सिद्धांत आपका 1954 में भारत और चाइना के बीच में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाए रखने के लिए था। एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यूपीएससी पूछ सकती है कि क्या इसका कोई औपचारिक संस्थापक चार्टर या संधि है या नहीं, तो हम कहेंगे नहीं है। क्या इसका कोई स्थायी सचिवालय है, तो हम कहेंगे नहीं, इसका सचिवालय भी नहीं है। तो इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है और एक बहुत बड़ा जो है कि विकासशील देशों का संगठन होने के बावजूद भी इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। अब यहाँ पे आप देखोगे जेनोसाइड कन्वेंशन, ये मुझे कुछ खास नहीं लगा इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया। बस यहाँ पे आप देखोगे कि जेनोसाइड कन्वेंशन के अंतर्गत 2 संस्थाएं इंपॉर्टेंट रूप से रोल प्ले कर रही हैं। एक होती है इंटरनेशनल जस्टिस यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और एक होती है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो इन दोनों को अब जरा हम यहाँ पे समझ लेते हैं। जो बेसिक पॉइंट है,
सबसे पहली बात करेंगे हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, जो कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा 1946 से अपना कार्य आरंभ कर देती है। इसका जो मुख्यालय है वो द पीस पैलेस यानी हेग, नीदरलैंड्स में। ये 6 यूएनओ के जो 6 प्रमुख अंग होते हैं, जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल होती है, जनरल असेंबली होती है, सेक्रेटरीट होती है, उसके अंतर्गत एक और संस्था होती है जिसका नाम होता है इंटरनेशनल कोर्ट या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्लियर। और यहाँ पे ये एक ऐसा एकमात्र जो है कि प्रमुख अंग है जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है, बाकी पांचों संस्थाओं के जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार यह जो है कि कानूनी विवादों का निपटारा करती है और उन्हें सलाह भी प्रदान करती है। लेकिन ध्यान देना कि जितने भी पक्षकार इससे जुड़े होंगे उन पर यह निर्णय बाध्यकारी होगा और जिसके खिलाफ कोई भी अपील का प्रावधान भी नहीं दिया गया। आप अगर मान लेते हैं कि दो देश आपस में किसी मुकदमे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और वहां से फिर जो भी निर्णय मिल गया ना, वो निर्णय आपको मानना ही पड़ेगा दोनों देशों को लेकर, और इसके बाद आप उसके निर्णय के खिलाफ कहीं अपील नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ल्ड स्तर पे कोई गवर्नमेंट नहीं है वर्ग कि जहां आप अपील कर पाओ। अगर इसकी हम संरचना की बात करें तो इसमें 15 न्यायाधीश शामिल होते हैं, जिसमें से संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के कार्यकाल के लिए इनको चुना जाता है। वर्तमान में भारत से भी एक न्यायाधीश यहाँ पे कार्यरत है। कौन न्यायाधीश यहाँ पे कार्यरत है, जरा इसकी कमेंट सेक्शन में आप लोग नाम बताइएगा। और इसके कार्य करने की जो भाषा है वो अंग्रेजी और फ्रेंच, ये 2 भाषाएं जिनमें ये काम करते हैं। अब एक अगला और एक इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, लेकिन ये यूएनओ की संस्था के रूप में नहीं माना जाता है। असल में इसे अगर हम मानने की बात करें तो ये 1998 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय रोम संविधि द्वारा स्थापित है और इसका भी मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में। आपराधिक मामलों पर मुकदमा चलाया जाता है। इसमें नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध या आक्रामकता के अपराध शामिल होते हैं, अर्थात यहाँ पर व्यक्तियों पर आपराधिक मुकदमे चलते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है, अगर आप देखोगे तो दोनों में अंतर ये है कि अगर यहाँ बताना चाहूँ कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो मामले होते हैं राष्ट्रों के बीच विवाद होते हैं, जो राष्ट्रों के बीच विवाद होते हैं। अब जैसे कश्मीर को लेकर जो है कि कई बार पाकिस्तान कहता है कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चलेंगे, लेकिन भारत मना करेगा, क्योंकि जो चीज़ हमारी है ही है, हमारी बचपन से हमारी चीज़ है, हम उसके खिलाफ उस पर जो है कि क्यों कोर्ट केस करेंगे, हम तो उस पर करेंगे ना जो विवादित है। तो इसलिए अक्सर ये 2 राष्ट्रों के बीच में होता है। लेकिन अगर हम आईसीसी की बात करें तो ये सामान्यतः व्यक्तियों या संगठनों पर जो है कि जो ऐसे अपराध करते हैं जो नरसंहार या मानवता के खिलाफ होते हैं, इसके लिए जो है कि काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वर्तमान में आप देखोगे 123 देश जो है कि रोम संविधि के पक्षकार हैं, लेकिन भारत अभी इसका सदस्य नहीं है। रोम संविधि जो लागू हुई थी वो 1 जुलाई 2002 को लागू हुई थी और इसके बाद किए गए अपराधों पर ये निर्णय जितने भी आएंगे वो सब अंतिम और पक्षकारी जो पक्षकार होंगे उन पर भी ये बाध्यकारी होगा। तो इसलिए भारत अभी इसमें शामिल नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को छोड़ के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तो भारत शामिल है। अब यहाँ पे कुछ और भी समिट्स के बारे में बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट अभी घटित हुई हैं। जैसे अगर आप देखोगे कि समिट फॉर डेमोक्रेसी का जो समिट फॉर डेमोक्रेसी है, इसका 3रा संस्करण संबोधित किया गया। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति के पहल है जिसकी शुरुआत दिसंबर 2021 में की गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे 2021 में? क्या डोनाल्ड ट्रंप थे या फिर जो है कि अभी जो मौजूद हैं जो बाइडन, कौन थे? ये कमेंट सेक्शन में बताना। और ये अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहल शुरू की कि हम किसी भी प्रकार से लोकतंत्र, जितने भी लोकतंत्र से प्रभावित, मतलब लोकतंत्र के वर्णन करने वाले या लोकतंत्र की शासन प्रणाली को मानने वाले जितने भी देश हैं, हम उनके साथ एक समिट करेंगे और जिसमें फोकस किया जाएगा लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करना। ठीक है, ये सभी चीजें इसमें शामिल होती है। और प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर डेमोक्रेटिक रिन्यूअल, ये जो है कि राष्ट्रपति इनिशिएटिव है और इसके पहले समिट फॉर डेमोक्रेसी का आयोजन शुरू किया गया था। ठीक, और संयुक्त राज्य अमेरिका ही इस पहल के लिए वित्तीय संस्थान भी सहायता भी देता है। दूसरा, मिशन एस्पाइड्स। मिशन एस्पाइड्स की बात करें तो यूरोपीय संघ ने मिशन एस्पाइड्स की शुरुआत की। किसने शुरू किया? यूरोपीय संघ ने। और है क्या ये? असल में लाल सागर से जो गुजरने वाले जहाजों की हूती विद्रोही के हमलों से रक्षा करना है। और इनका मानना है कि जो ईरान देश है वो हूती विद्रोहियों का समर्थन कर रहा है। तो यूरोपीय संघ कहते हैं कि जितने भी यूरोपीय जो जहाज होते हैं जो हम आयात निर्यात करते हैं, जब व्यापार करते हैं और जब लाल सागर से हम गुजरते हैं तो वहाँ पे हूती विद्रोह जो है कि करके क्या करते हैं लोग, ये जहाज़ों को कब्जे में कर लेते हैं, छीन लेते हैं। तो इनसे हमें बचाव करना है, इसलिए मिशन एस्पाइड्स को शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा कि नौवहन की स्वतंत्रता की संरक्षण करो, आसपास की समुद्री गतिविधियों के बारे में डेटा कलेक्ट करो, जहाज़ों को सुरक्षा देना, समुद्र में संभावित विविध हमलों और जहाज़ों की रक्षा करना।
ठीक है। और इसके लिए ये किन किन क्षेत्रों में अपना काम करेगी, तो बाबल मंदेब, हॉर्मुज जल संधि, लाल सागर, अदन की खाड़ी, अरब सागर, ओमान की खाड़ी और अरब की खाड़ी। तो ये सब कुछ प्रमुख प्रमुख जो है कि संधियां हैं या महासागर हैं या सागर हैं जहां पर मिशन एक्सपाइट्स को शुरू किया गया। तो आप देख सकते हो जो पश्चिमी एशिया वाले जो देश हैं, जो अरबिक कंट्री वाले देश हैं, यानी कि जो अफ्रीका के बॉर्डर से भी शेयर होते हैं, जैसे लाल सागर हो गया, अदन की खाड़ी हो गया या ओमान की खाड़ी हो गई, ये सब। तो यहाँ पर आपको फोकस करना है मिशन एक्सपाइट्स के माध्यम से, ताकि यूरोप के जितने भी जहाज हैं जिनसे आयात निर्यात होता है उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए शुरू किया गया। तो अभी मैंने जो आपको बताया, समिट फॉर डेमोक्रेसी अमेरिकन प्रेसिडेंट के द्वारा शुरू की गई, मिशन एस्पाइट्स यूरोपीय संघ के द्वारा शुरू की गई। और इसके बाद वाइमर ट्रायंगल कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन हाँ अफगानिस्तान के मुद्दे पर अगर हम बात करते हैं तो इस अफगानिस्तान के मुद्दे पे अभी असल में क्या हुआ कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर क्षेत्रीय सुरक्षा परिषदों के अधिकारियों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की एक छठी वार्ता आयोजित की गई। कहाँ पे आयोजित हुई थी? बिश्केक, किर्गिस्तान में। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि यह माना जा रहा है कि 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान में काबुल पर जो है कि कब्जा कर लिया, तब से अफगानिस्तान की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। और ऐसे में अफगानिस्तान से जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सभी को खतरा लगातार बना रहता है। इसीलिए वो सारे के सारे पड़ोसी देश मिलकर क्या करते हैं, इसका एक सम्मेलन करते हैं, जिसमें भारत है, ईरान है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान भी इसमें शामिल है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पर आपने देखा ना तो पाकिस्तान शामिल है और ना ही चाइना, जबकि पाकिस्तान और चाइना दोनों की बाउंड्री शेयर होती है अफगानिस्तान से। क्योंकि अफगानिस्तान में जो तालिबानी शासक है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है और चाइना के द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है। इसलिए उन्हें पता है कि हमें तो इन दोनों से जो है कि कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, हमें जो है कि इन दोनों से कोई नुकसान नहीं है। इसलिए तालिबानी शासक क्या करते हैं, इन दो देशों को छोड़ के, भारत, पाकिस्तान और चाइना को छोड़ के बाकी सभी देशों को परेशान कर रहे हैं। तो ऐसे में बाकी सभी देशों ने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, इकट्ठे हुए और अफगानिस्तान के मुद्दे पर क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता शुरू कर दी। हालांकि जो तीसरी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता थी, यह नई दिल्ली में 2021 में आयोजित की गई थी। ऑपरेशन इंद्रावती की बात करेंगे तो भारत ने ऑपरेशन इंद्रावती की शुरुआत की और किसके लिए, हैती से अपने नागरिकों को निकालकर डोमिनिकन रिपब्लिक पहुंचा रहा है। यानी कि जो हैती में जो समस्या आ रही है उसके बगल में, आपको याद होगा नॉर्थ अमेरिका मैंने बताया था, कैरिबियन सी के पास हैती, जमैका और क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक, पोर्टो रिको, तो ये जो देश हैं इनमें जो है कि हैती में जो विद्रोह हो रहा है, इन विद्रोहों से बचने के लिए डोमिनिकन रिपब्लिक में अपने नागरिकों को शिफ्ट कर रहे हैं और इसी को ऑपरेशन इंद्रावती कहा गया। जैसे यूक्रेन से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया, तो ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है। अभी तक 12 भारतीय लोगों को सुरक्षित निकाला गया है और ऐसा इसलिए क्योंकि हैती में एक आपातकाल लागू हो चुका है और जो कि इसके पोर्ट ओ प्रिंस, जो देश की सबसे बड़ी जेल है, इस पर हमला कर दिया गया। असल में हैती की राजधानी भी है, तो यहाँ पर आपातकाल लग गया जिसकी वजह से भारतीय लोगों को बाहर किया जा रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करेंगे तो ये एक ऐसी पासपोर्ट इंडेक्स होती है जो ये बताता है कि किस देश का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा ताकतवर है। अगर आपके पास उस देश का केवल पासपोर्ट ही है और आपके पास कोई वीज़ा नहीं है किसी देश जाने का, और अगर आपकी पासपोर्ट रैंकिंग बहुत अच्छी है तो आप किसी भी देश में जो है कि ऑन अराइवल वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात पहले से आपको कोई वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं करना है, आप एयरपोर्ट पर उतरेंगे, जिस देश में जाना है वहाँ पर ही आपको वीज़ा तुरंत का तुरंत मिल जाएगा। तो ये इसकी पावर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया था, जिसमें नागरिकता और निवास संबंधी मामलों की विश्व स्तरीय सलाहकार एक फर्म होती है। इसमें बिना किसी पूर्व वीजा के कितने देशों की यात्रा कर सकते हो, जिसमें 227 गंतव्य और 199 पासपोर्ट शामिल किए गए। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा जो आंकड़े उपलब्ध कराए गए थे उसके आधार पर बताया गया कि सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में भारत 80वें स्थान पे है। भारत के पासपोर्ट से हम 62 देशों बिना वीजा के लिए यात्रा कर सकते हैं और 2024 में फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन ये पहले नंबर पे है। अर्थात इन देशों के कोई भी नागरिक है और अगर इनके पास पासपोर्ट है तो दुनिया के किसी भी देश में जा सकते हैं। इनको वहीं एयरपोर्ट पे उतरने के बाद ही आपको वीज़ा दे दिया जाएगा। ये इतने ताकतवर जो है कि देश हो चुके हैं पासपोर्ट के मामले में। क्लियर? अब यहाँ से हम सुरक्षा संबंधी यानी इश्यूज रिलेटेड विद सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, जिसमें देखो कि मुक्त आवाजाही यानी फ्री मूवमेंट रिजीम की बात करें तो अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने म्यांमार और भारत के बीच में फ्री आवाजाही यानी कि फ्री मूवमेंट रिजीम जो है इसको समाप्त करने और भारत म्यांमार में सीमा पर फेंसिंग करने का फैसला लिया है। यानी तार वगैरह लगेंगे यहाँ पे कटीले, जैसे भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगे, वैसे ही अब भारत और म्यांमार के बॉर्डर पे भी लगेंगे। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं म्यांमार से या तो ड्रग्स की तस्करी हो रही होगी, नशीले पदार्थों की, या अवैध तस्करी हो रही होगी ह्यूमन बींग्स की, या फिर कहीं ना कहीं घुसपैठिए और अपराधी जो है कि भारत में घुस रहे होंगे, जो भारतीय अखंडता को चुनौती दे रहे हैं, भारतीय संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं। इस वजह से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत और म्यांमार के बॉर्डर पे क्या किया, इस तरीके की फेंसिंग करने का डिसीजन लिया है।
अभी तक क्या होता था कि बिना वीजा के एक देश से दूसरे देश में आने के लिए आपको 16 किलोमीटर आने की अनुमति थी, लेकिन 16 किलोमीटर के अगर आगे आप बढ़ते हो तो आपको वीजा की आवश्यकता होगी। लेकिन अब भारत ने कहा कि नहीं, हम ये भी व्यवस्था बंद कर रहे हैं, क्योंकि 16 किलोमीटर के अंदर भी अगर आप भारत तक आ चुके हो, इट मीन्स कि आप भारत को क्षति पहुंचा सकते हो। हालांकि इसकी शुरुआत 2018 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत की गई थी और फ्री मूवमेंट रिजीम के बारे में बात की गई थी। और उससे क्या था, हमने सोचा कि सीमा पार मजबूत एक निर्जातीय और पारिवारिक संबंध अपनाया जाएगा, क्योंकि जितने भी लोग मणिपुर में रहते हैं या मेघालय में रहते हैं, नागालैंड में रहते हैं, त्रिपुरा में रहते हैं, उन लोगों का कहीं ना कहीं पारिवारिक और सांस्कृतिक कल्चरल रूप में म्यांमार से संबंध है, क्योंकि उनकी बोली, उनके खान पान, उनके रहन सहन, उनके त्यौहार एक जैसे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम म्यांमार के साथ एक इन संबंधों को विस्तृत करें, एक अच्छा संबंध बनाएं। लेकिन म्यांमार के जो घुसपैठिए हैं, जो आतंकवादी घटनाएं करते हैं, जो नशीले पदार्थों की तस्करी करते हैं, ये भारत को अंदर से कमजोर कर रहा है और खोखला कर रहा है। और साथ ही साथ स्थानीय व्यापार और व्यवसाय को बनाए रखने के लिए हमने इस पॉलिसी को लागू किया था। लेकिन अब इस व्यवस्था को समाप्त करते हुए उत्तरदायी जो कारण बताए गए कि हम क्यों इस व्यवस्था को समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि म्यांमार से चिन लोगों के अनियंत्रित अवैध प्रवासन हो रहा है, ठीक है, आप्रवासन चिन लोगों के, और मैतेई समुदाय के तनाव की वजह से कुकी चिन जनजातीय समुदायों के कथित अवैध प्रवासन को जिम्मेदार बताया गया कि जो चिन जनजाति और जो भारत की कुकी, इनमें आपस में टकराव हो रहे हैं। वहीं जो मिजोरम में शरण लेने की तलाश में जुंटा, जो कि सैन्य प्रशासन है, ये सैनिकों का भारत में पलायन हो रहा है, ये भी बहुत सारी समस्याएं पैदा कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखो ना कि भारत म्यांमार के बीच में देखो कितनी बाउंड्री शेयर हो रही है, नागालैंड से 215, मणिपुर से 398, मिजोरम से 510, तो टोटल तो यही देखिए मेन जो है कि बाउंड्री शेयर कर रहा है। हालांकि यहाँ पे अरुणाचल से भी बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो ये जो 3 प्रमुख क्षेत्र है जहाँ से भारत के अंदर ये लोग प्रवेश कर रहे हैं, और इस वजह से इस पैटर्न को अब बंद किया जा रहा है। और इस कदम का उद्देश्य सीधे सीधे बताया कि देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना और म्यांमार की सीमा से लगे जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं, इनकी डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को चेंज होने से बचाए रखना है, यानी जनसांख्यिकी संरचना को परिवर्तित होने से बचाए रखना है। लेकिन और भी अन्य पहलू पे अगर हम बात करें भारत और म्यांमार के बीच में क्या क्या संबंध रहे हैं, तो 2008 में हमने द्विपक्षीय निवेश संवर्धन समझौते पर हस्ताक्षर किया, दोहरा कराधान बचाव समझौते पर हस्ताक्षर किया, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट और भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना पे भी सहयोग किया, जिसको हम लोग कहते हैं IMT, यानी इंडिया म्यांमार थाईलैंड। इनमें जो है कि हम कनेक्टिविटी करते हुए आसियान देशों के साथ संपर्क स्थापित करना चाह रहे हैं। कालादान मल्टी मॉडल में क्या कि कोलकाता बंदरगाह से लेकर सितवे बंदरगाह म्यांमार तक हम जोड़ना चाह रहे हैं, जिसकी कल डिटेल से मैंने आपको क्लास में जानकारी दे दी थी। फिर बिम्स्टेक और मेकॉन्ग गंगा सहयोग के माध्यम से हम जो है कि दोनों के बीच संबंध को सुधारना चाह रहे हैं। 2008 में म्यांमार को सार्क का पर्यवेक्षक का दर्जा भी दिया गया था। इसके साथ भारत और म्यांमार के बीच में IMBAX यानी एम्बैक्स अर्थात कि इंडिया और म्यांमार द्विपक्षीय सेना अभ्यास भी किया जा रहा है, जिसके माध्यम से दोनों देशों के बीच में सहयोग को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन म्यांमार के कुछ लोग ऐसे हैं जो घुसपैठिए के रूप में काम कर रहे हैं, चिन समुदाय के लोग काम कर रहे हैं, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा कर रहे हैं, इसलिए इस तरीके का डिसीजन लिया गया है। अब आ जाते हैं ग्रे जोन युद्ध। ये क्या होता है दोस्तों, ग्रे जोन वॉरफेयर? अगर आप देखोगे भारत के जो CDS महोदय, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ने रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण में अनौपचारिक युद्धों की चर्चा करते हुए ग्रे जोन युद्ध पर भी प्रकाश डाला। इसका सामान्यतः इस्तेमाल दक्षिण चीन सागर और भारत की उत्तरी सीमाओं पर किया जा रहा है। जैसे चीन ताइवान के खिलाफ भी ग्रे जोन युद्ध रणनीति का उपयोग कर रहा है। अमेरिका और यूरोपीय विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ रूसी और चीनी कार्रवाइयों को ग्रे जोन युद्ध का उदाहरण माना जा रहा है। अब बात आती है कि ग्रे जोन युद्ध होता कैसे है, ये किस प्रकार से निर्धारित होगा कि ये ग्रे जोन युद्ध है। तो देखिए, पारंपरिक तरीकों से अलग गैर पारंपरिक युद्ध नीति और रणनीतियों का उपयोग होता है। पारंपरिक तरीके से युद्ध कैसे होते थे, जिसमें आपके बख्तरबंद जो है कि चलते थे, बंदूकें चलती थी, परमाणु हथियार गिराए जाते थे, आपके टैंकर चलते थे, आर्मी आपस में लड़ती थी। ये पारंपरिक युद्ध होते थे जिनको लोग अवॉइड नहीं कर सकते थे। लेकिन अब गैर पारंपरिक युद्ध नीतियां अपनाई जा रही हैं। इसे पारंपरिक युद्ध की सीमा के नीचे रखा गया है। इसमें क्या होता है, किसी प्रतिद्वंदी को खतरा महसूस कराए बिना भी हम उस पर हमला किए जाने का एहसास कराए बिना उसे नुकसान पहुंचाते हैं, जिसको हम लोग सलामी साइलेंसिंग कहते हैं। चीन की सलामी साइलेंसिंग का मतलब है कि हम सलाम ठोकते हैं ऐसी शांति व्यवस्था को जो बेहतर है, लेकिन असल वो बेहतर नहीं है, वो नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है। और इस तरीके से क्या होता है, बहुत ही क्रमिक रूप से सीमा क्षेत्र पर कब्जा किया जाता है, जिससे प्रतिद्वंदी की अधिकतम सहन सीमा का परीक्षण भी कर लेते हैं लोग। कहने का मतलब है कि मान लेते हैं भारत ने भूटान का आधा हिस्सा कब्जा कर लिया और तब भी भूटान वालों ने कुछ नहीं बोला, तो उन्हें ये महसूस हो गया कि भूटान वाले डरते हैं। लेकिन आधे हिस्से के बाद जैसे ही वो भारत की तरफ बढ़ रहे थे, भारत ने तुरंत काउंटर रिप्लाई किया। चाइना को लग गया कि नहीं भाई, भारत नहीं चुप रहेगा, अब ये भारत को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए आ जाओ, पीछे हट जाओ। तो इस चीज को भी ये देखते हैं कि क्रमिक रूप से हम कितने आगे बढ़ सकते हैं और कितना जो है कि सामने वाली देश
इस चीज को दबा के रख सकते हैं। क्लियर है चीज? तो यहाँ पर ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और ग्रे जोन जो युद्ध की गतिविधि होती है सामान्यतः से कम नोटिस किया था और इसे कपटपूर्ण भी युद्ध कहा जाता है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद आईडेक्स। आईडेक्स यानी अदिति योजना क्या है दोस्तों? तो आईडेक्स फ्रेमवर्क के तहत हम क्या करेंगे? एसिंग डेवलपमेंट इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद अदिति योजना शुरू की गई है। इसको शुरू किया गया रक्षा मंत्रालय के द्वारा, जिसमें 30 डीप टेक आधारित महत्वपूर्ण रणनीतिक प्रौद्योगिकियों का विकास किया जाएगा, डीप टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया जाएगा और जिसके डेवलपमेंट के लिए 50% तक का अनुदान इसे दिया जाएगा। यानी 25 करोड़ रुपए की ऊपरी सीमा के साथ इसको 50% तक का अनुदान भी दिया जाएगा। और इसमें ऐसी प्रौद्योगिकियां शामिल होंगी जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए अति आवश्यक होंगी। ठीक है, ऐसी तकनीकें कोर रक्षा क्षेत्र के उपयोग करने वाली होंगी और उन्हें निर्यात भी किया जा सकेगा। पात्रता की बात करेंगे, कैसे स्टार्टअप्स इसमें शामिल हो सकते हैं? तो ऐसे स्टार्टअप्स जो उद्योग संवर्धन, आंतरिक व्यापार डीपीआईटी की परिभाषा के दायरे में आते हैं, मान्यता प्राप्त है, कंपनी अधिनियम 1956 या फिर अपडेटेड 2013 के अंतर्गत पंजीकृत या निगमित कोई भी भारतीय कंपनी अगर आती है वो आ सकती है। साथ ही साथ एमएसएमई अधिनियम 2006 के तहत भी एमएसएमई के रूप में जो परिभाषित कंपनियां वो भी शामिल हो सकती हैं। लेकिन इस अदिति योजना की जो शुरुआत है वो 2023-24 से लेकर 25-26 तक केवल 2 वर्षों के लिए की गई है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपकी थी और इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे डिफेंस जो औद्योगिक गलियारा है इसको आप समझ लीजिए यहाँ पे कि जो रक्षा गलियारे हैं, रक्षा औद्योगिक गलियारे हैं, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है, गोला बारूद और मिसाइलों के विनिर्माण के लिए निजी क्षेत्र का जो पहला प्रतिष्ठान खोला गया वो कानपुर उत्तर प्रदेश में खोला गया और दूसरा गलियारा खोला जा रहा है तमिलनाडु में। तो भारत में अभी तक 2 ही गलियारे खोले गए हैं, पहला जो है कि कानपुर खोला गया पूरे भारत का और दूसरा कहाँ खोला जाएगा? तमिलनाडु में। अब 2001 में पहले क्या होता था कि रक्षा क्षेत्र में जो भारतीय निजी क्षेत्र की जो भागीदारी है वो 100% होती थी, लेकिन फिर उसके बाद रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में संशोधन किया गया और घरेलू कंपनियों की पूंजीगत वस्तुओं की खरीद को प्राथमिकता देते हुए एफडीआई की नीति का भी उदारीकरण किया गया। इसमें कहा गया कि अब जिसे भी आना है वो रक्षा उत्पादन में स्वचालित मार्ग यानी ऑटोमेटिक जो रूट होता है, जो मुंबई से आप एंट्री करते हो वहां पे 74% की एफडीआई की अनुमति दे दी गई है। जबकि अगर आप जो है कि इससे पहले एक और रूट होता है, गवर्नमेंट रूट कहते हैं, जिसमें आप दिल्ली से होकर आते हो, अर्थात कि दिल्ली से घूमते हुए नहीं आना बल्कि दिल्ली से सरकार को परमिशन लेने के लिए आपको अपडेट करना पड़ेगा कि सर हमें आपके इस डिफेंस सेक्टर में आपको हमें मतलब इन्वेस्टमेंट करना है, आप हमें परमिशन दीजिए। और मुंबई से अगर आप आते हो स्वचालित मार्ग से तो आपको कोई भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली आ सकते हो। और साथ ही साथ आप देखोगे अब साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट घटनाक्रम, जैसे कि आप पहला देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम। कहने का मतलब है इसने 2023 में वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के लगभग 1.1 मिलियन मामले दर्ज किए। यानी वित्तीय अर्थात कि जो आपसे फ्रॉड हो जाता है कि सर ओटीपी दे दीजिए, हमें अपना सीवीवी दे दीजिए या आपके यूपीआई पे एक कोड आया होगा, ये सभी जो है कि फ्रॉड हो रहे हैं। इस तरीके के 1.1 मिलियन मामले दर्ज किए गए। असल में CFCM मतलब CFCF-RMS जो इसकी फुल फॉर्म है, इसकी स्थापना भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C के तहत की गई थी, जिससे वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग करे और इससे जो होने वाली जो धन की हेराफेरी है उसे रोका जा सके। हालांकि इसकी स्थापना 14C के तहत की गई और 14C केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो अब धोखाधड़ी कैसी होती है? जैसे डेबिट कार्ड की, क्रेडिट कार्ड की, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई संबंधी या रैमसेवेयर, इस तरीके के आपके साथ वित्तीय धोखाधड़ी की जाती है। तो उसके लिए इसकी स्थापना की गई। फिर आगे अगर आप देखोगे, यहां पर आप देखोगे ये तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन जूस जैकिंग की बात करूंगा। जूस जैकिंग की ये आरबीआई ने जूस जैकिंग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए यूजर्स को पब्लिक पोर्ट्स का उपयोग करने के लिए मोबाइल फोन चार्ज के प्रति सचेत किया है। जैसे आप क्या करते हो, रेलवे पे, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट में, या फिर आप जो है कि सार्वजनिक स्थल पे, होटल्स में, शॉपिंग सेंटर पे, कई जगह अपने मोबाइल को डिस्चार्ज करने के लिए लगा देते एयरपोर्ट, मतलब अपने डेटा केबल से या अपने एडाप्टर से। अब उसमें क्या होता है, ये भी एक साइबर हमला है। ये पहली बार आप सुन रहे होगे इस तरीके का, मुझे जहां तक याद है, क्योंकि मुझे लगता है मैं भी जो है कि इस चीज को नहीं जान पाया और आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो ये पहली बार सुने, कुछ तो होंगे जो लगातार अपडेट होंगे तो उन्हें पता होगा। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के डेटा को चुराने के लिए पब्लिक यूएसबी चार्जिंग स्टेशन में मेलवेयर लोड कर देते हैं और किसी डिवाइस को लॉक कर सकता है। जैसे आप चार्जिंग में लगाते हो आपको लगता है आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है, लेकिन असल में क्या होता है, आपके मोबाइल में मेलवेयर स्पैम एंट्री हो चुकी है, यानी वायरस की, या यूं कहें कि साइबर अटैक, और साइबर अपराधियों को व्यक्तिगत डेटा, पासवर्ड तक पहुंच हो जाती है। और ऐसी जगह कहां पे देखने को मिले, जैसे हवाई अड्डे, होटल, शॉपिंग सेंटर, सार्वजनिक स्थल जैसे रेलवे वगैरह। ठीक है, तो ये सब जगहों से आपको बचना है और इसी को जूस जैकिंग कहते हैं।
अब यहाँ पे कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम, जैसे अभी सिप्री की रिपोर्ट आई है जिसको कह रहे हैं ट्रेड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर 2023, यानी 2023 में कितने जो है कि हथियारों का ट्रांसफर हुआ, यानी आयात और निर्यात हुआ है। तो ये जो रिपोर्ट आई है वो सिप्री के द्वारा दी गई है, अर्थात फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट। इसने सिप्री एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसने बताया निर्यात लेवल पर यूएसए जो है कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का निर्यातक देश है, जो पूरे विश्व का लगभग 42% जो है कि निर्यात कर रहा है। और फ्रांस जो है कि दूसरे नंबर पे निर्यातक के रूप में आ रहा है, जबकि पहले क्या था, रूस होता था दूसरे नंबर पे, लेकिन अब फ्रांस जो है कि दूसरे नंबर पे है। आयात की बात करेंगे तो भारत जो है कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। ये भी बताया जा रहा है कि 2014-18 से लेके 19-23 के बीच में अगर आप देखोगे तो इस दौरान 4.7% की वृद्धि देखने को मिल रही है कि अब लगातार जो है कि हथियारों का और आयात किया जा रहा है। लेकिन ये नहीं है कि हथियार आयात हो रहे हैं तो यूएसए सबसे अधिक दे रहा है, नहीं, यूएसए दुनिया में सबसे अधिक बेच रहा है, फिर फ्रांस बेच रहा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि भारत किससे आयात कर रहा है, तो मैंने अभी ऊपर बताया कि रूस जो है कि सबसे बड़ा हमारे देश का सप्लाई करने वाला है, सप्लायर है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि रूस जो है भारत का मुख्य आपूर्ति हथियारों का आपूर्ति करता है, जो अगर भारत मान लीजिए 100% अगर हथियारों खरीद रहा है तो इसमें से 36% आपका रूस के द्वारा सप्लाई किया जा रहा है। और 2019 से 23 के बीच में यूक्रेन भी सबसे बड़े यूरोपीय हथियारों का एक आयातक देश भी बना है। अब इसके बाद हम करेंगे, एक पहल आती है जिसको डायना कह सकते हो, डायना डिफेंस इनोवेशन एक्सेलरेटर फॉर द नॉर्थ अटलांटिक पहल। इसको असल में फिनलैंड में एक एस्केलेटर और 2 परीक्षण केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। असल में इसको शुरू जो किया जा रहा है वो नाटो के द्वारा किया जा रहा है। ये पूरे नाटो गठबंधन में दोहरे उपयोग वाली नवाचार क्षमता का पता लगाने और उसमें तेजी लाने के बारे में बात कर रहा है। अभी हाल ही में बात करोगे, सभी नाटो राष्ट्र जो है कि इसके सदस्य बन चुके हैं, डिफेंस इनोवेशन एक्सेलरेटर फॉर द नॉर्थ अटलांटिक पहल। आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे आईएनएस जटायु की बात करेंगे दोस्तों। तो आईएनएस जटायु जो कि नौसेना डिचमेंट मिनिकॉय को भारतीय नौसेना आईएनएस जटायु के रूप में शामिल किया गया है। मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है। लक्षद्वीप में भारत का दूसरा नौसैनिक अड्डा है और यहाँ पर पहले से एक नौसैनिक अड्डा था आईएनएस द्वीप रक्षक जो कवरत्ती में था। अब जो दूसरा बना है आईएनएस जटायु, ये आपका मिनिकॉय में स्थित है। तो लक्षद्वीप में 2 नौसैनिक अड्डे हो गए, एक कवरत्ती में आईएनएस द्वीप रक्षक, दूसरा आपका मिनिकॉय में है आईएनएस जटायु के रूप में। ये पश्चिमी अरब सागर में जो समुद्री डकैती होती है, ड्रग्स की तस्करी होती है, इनके खिलाफ जो है कि अभियान चलाने के लिए तैयार किया गया है। आईएनएस संधायक की बात करेंगे तो ये विशाखापत्तनम भारतीय नौसेना में शामिल किया गया और सर्वे वेसल लार्ज यानी एसवीएल श्रेणी का ये पहला पोत है, जिसमें 4 जो है कि एसवीएल जहाजों की श्रृंखला है और ये हाइड्रोग्राफिक उपकरणों से लैस है, जिसमें गहरे और उथले जल यानी हल्का जल हो या गहरा जल हो, यहाँ पे कह सकते हो कि मल्टी बीम इको साउंडर्स, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स, इन सभी चीज़ों से संबंधित है और इसमें 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का यूज किया गया है। अब यहाँ पे इस स्टैक को आप देख सकते हो, लेकिन कुछ खास नहीं, बस मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, आप इसको पढ़ सकते हो, कोई खास ज़्यादा मुझे लगा नहीं। हाँ, ऑपरेशन संकल्प की बात जरूर मैं कहूँगा, क्योंकि ऑपरेशन संकल्प के अब पूरे 100 दिन हो चुके हैं, जिसे दिसंबर 2023 में नौसेना के द्वारा शुरू किया गया था और 3 प्रमुख क्षेत्रों में किया जा रहा था। एक तो अदन की खाड़ी के आसपास किया जा रहा था, अरब सागर में हो रहा था, और सोमालिया का जो पूर्वी तट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा समुद्री डकैती होती है, इन तीनों क्षेत्रों में ही जो है कि ऑपरेशन संकल्प को आयोजित किया जाता है, जिससे भारत के समुद्री हितों की रक्षा की जा रही थी, समुद्री खतरों का मुकाबला हो रहा था, पायरेसी को फिर से उभरने से रोका जा रहा था, लुटेरों वाले काम को, और हिंद महासागर क्षेत्र में नशीले पदार्थों के व्यापार पर रोक लगाने से संबंधित ये था। तो यहाँ पर ऑपरेशन संकल्प दिसंबर 2023 में भारतीय नौसेना ने शुरू किया और सुर्खियों में रहे कुछ प्रमुख सैन्य अभ्यास। जैसे अगर आप देखोगे सैन्य अभ्यास में यूएसए के साथ टाइगर ट्रायम्फ और सी डिफेंडर्स 2024 किया गया, किर्गिस्तान के साथ खंजर वाला किया गया, सऊदी अरब के साथ सदा तनसीक किया गया, मलेशिया के साथ समुद्र लक्षण किया गया, और यूएई के साथ आप देखोगे डेजर्ट साइक्लोन किया गया, सेशल्स के साथ लमितेज सैन्य अभ्यास किया गया, और थाईलैंड के साथ आयुथाया और इंडो थाई कोपार्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है कि आपके जो डिफेंस एक्टिविटी थी यानी एक्सरसाइज थी, मिलिट्री एक्सरसाइज, वो की गई है। इसी तरीके से सुर्खियों में और भी कुछ जो है कि सैन्य अभ्यास हो रहे थे, उन पे बात करें। जैसे ऑपरेशन सर्वशक्ति की बात करेंगे तो इसको थल सेना ने शुरू किया ऑपरेशन सर्वशक्ति के रूप में, जो कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी गतिविधियां लगातार बढ़ावा दे रहे हैं पाकिस्तान, उनके मंसूबों को जवाब देने के लिए। इससे पहले 2003 में ऑपरेशन सर्व विनाश चलाया गया था इसी क्षेत्र में, तो अब चलाया गया है सर्वशक्ति। फिर भारत शक्ति की बात करेंगे, इससे तीनों सेनाओं का फायरिंग और युद्ध अभ्यास राजस्थान के पोखरण में आयोजित किया गया भारत शक्ति के नाम से, जिसमें स्थल, वायु, समुद्र, साइबर, अंतरिक्ष डोमेन खतरों का सामना करने के लिए इसको तैयार किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार का अगर खतरा आता है भारत पे, स्थल, वायु, समुद्र, साइबर, अंतरिक्ष, तो आप तैयार रहें। तो इसलिए भारत शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है।
ये तो हो गया घरेलू सैन्य अभ्यास। अब हम बात करेंगे त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास, जिसमें 3 पक्ष शामिल होंगे, यानी अन्य देश भी। जैसे अभ्यास डेजर्ट नाइट की बात कर लीजिए, तो ये भारतीय वायुसेना ने आयोजित किया, जिसमें आप देखो कि फ्रांसीसी वायुसेना और संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना और भारत की वायुसेना, ये तीनों ही इसमें शामिल थे डेजर्ट नाइट में। आईएमटी की बात करें तो यानी इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया, ये आईएमटी कहीं आप ये मत समझ लेना कि इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, वो तो दोस्तों प्रोजेक्ट पे था, यानी कि हम इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड के माध्यम से आसियान देशों से आर्थिक कनेक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया से हम क्या करें, ट्राईलेटरल समुद्री सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, जिसका पहला संस्करण अक्टूबर 2022 में शुरू किया गया। अभ्यास दोस्ती की बात करेंगे तो भारत, मालदीव, श्रीलंका, जो कि भारत और उसके पड़ोसी समुद्री देश हैं, इनके साथ किया गया, और बांग्लादेश में पर्यवेक्षक था। फिर वहीं बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास की बात करेंगे तो सी ड्रैगन अभ्यास एक बहुराष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास है, जिसमें भारतीय नौसेना और अन्य भागीदार शामिल हुए, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और जापान की नौसेना ने इसमें पार्टिसिपेट किया। मिलन 24 की बात करें तो ये बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, जो हर 2 साल में एक बार होता है। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज है, ये हर 2 साल में एक बार होता है। भारतीय नौसेना द्वारा 1995 में अंडमान निकोबार में किया गया था। इसमें 4 देश हैं, कौन कौन से, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसमें। फिर अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस की बात करेंगे तो बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है ये। सेशल्स में अमेरिकी नौसैनिक बल के नेतृत्व में भारतीय नौसेना ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, और स्टीड फास्ट डिफेंडर, जो कि नाटो ने शुरू किया। किसने शुरू किया? स्टीड फास्ट डिफेंडर, ये नाटो ने शुरू किया है। तो इतनी चीजें तो समझ में आ गई, एरेट्रा की कोई जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट, जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, और अब हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स को शुरू करेंगे। तो अभी तक हमने कल की क्लास में 2 घंटे की क्लास कल लगभग हुई थी, और आज हमारी लगभग 50 मिनट की क्लास हो चुकी है। तो ऑन एन एवरेज हमने 3 घंटे में पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन को कंप्लीट कर लिया, और अगले आपको 1.5 से 2 घंटे में आपको इकोनॉमिक्स के भी कुछ सेगमेंट आपको कवर करते हुए देखे जाएंगे। यानी मैंने पहले ही कहा था कि हम भाई इसे 245 पेज का हम टारगेट इस तरीके से लेके चल रहे हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 क्लासेस में कंप्लीट हो जाए। इन केस अगर नहीं हो पाए तो 1 क्लास और बना ली जाएगी, लेकिन इसको डिले नहीं किया जाएगा। जनवरी से मार्च तक की जो करंट अफेयर्स है यूपीएससी 2024 के लिए, ये 4 लेक्चर में मैं कंप्लीट पूरी तरीके से करूंगा। तो अब चलते हैं हम अर्थव्यवस्था की ओर। तो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टॉपिक को, यानी समृद्धि और विकास, जिसमें सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है 2023-24 के नाम से। तो एचडीआर रिपोर्ट से ही पता चलेगा कि किसी देश की क्षमता क्या है, किसी देश की जीडीपी क्या और किसी देश का हेल्थ सिस्टम कैसा है। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहला प्रश्न बनता है कि एचडीआर की रिपोर्ट कौन जारी करता है। कई बार यूपीएससी ऐसे प्रश्न करता है मिलान करने के लिए कि कौन जो इंस्टीट्यूट है वो कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। तो आपको ऑप्शन देता है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या वर्ल्ड बैंक, या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इस तरीके के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 23-24 की जो रिपोर्ट है वो यूएनडीपी के द्वारा जारी की। इसका जो रिपोर्टिंग का शीर्षक था यानी थीम था, ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, री इमेजिनिंग कॉपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड, यानी कि एक ध्रुवीकरण विश्व में जो है कि हमें इस तरीके के जो ग्रिड लॉक है उनको तोड़ना है और सभी का सर्वस्व कल्याण करना है। अब यहाँ पे पहले बात हम करेंगे एचडीआई के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। तो सबसे पहली चीज कि 1990 से लगातार इसको पब्लिक किया जा रहा है, और इसमें 3 मूलभूत जो है कि डायमेंशन को ऐड किया जाता है। एड ऑन होता है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इट मीन्स की दीर्घायु कितनी है आपकी, स्वस्थ जीवन, और ज्ञान का लेवल क्या है, और सम्मानजनक जीवन स्तर कैसे आप जीते हो। ठीक है, इसमें जो आंकड़े दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं सामान्यतः जो देश के स्कोर कलेक्ट किए जाते हैं, तो उसमें 0 से लेके 1 तक का आंकड़ा दिया जाता है। इट मीन्स कि आप देखोगे 0 से लेके 1.0 का मतलब इसी के बीच में ये आंकड़े झूलते रहते हैं। ठीक, और इसका डेवलपमेंट जो किया गया वो पाकिस्तानी शास्त्री महबूब उल हक थे, लेकिन अगर इसमें आपको अमर्त्य सेन का भी नाम देखने को मिल जाए तो कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, इसमें अमर्त्य सेन का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो एचडीआई है वो आगे और भी जो है कि इनके जो आंकड़े हैं, मतलब कि जो इसके मापक हैं वो और भी आगे जाके ब्रेक होते हैं। जैसे दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन का मतलब है कि लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ में बात करेंगे तो एक तो उसमें आता है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है और जीवन प्रत्याशा सूचकांक, ये इसमें इंक्लूड हो गया। वहीं नॉलेज में कि स्कूल शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और स्कूल शिक्षा के औसत वर्ष, यानी कितनी अभी उम्मीद है कि अभी आप और भी एजुकेशन ग्रहण कर सकते हो। क्या पता आपने इंटर के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी, या आप कहोगे नहीं मेरे घर में कोई पैसे की जरूरत नहीं है, फ्री एजुकेशन मिलती है हमें स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो हम इंटर के बाद ग्रेजुएशन भी करेंगे और हो सकता है पोस्ट ग्रेजुएट भी करेंगे। ठीक, या फिर औसतन वर्ष की आप कितना जो है कि आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, आपके परिवार में लोग पढ़ते हैं, बस इंटर पास पढ़ के छोड़ देते हैं। फिर तीसरा है सम्मानजनक जीवन स्तर की बात करें, जिसमें पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति जीएनआई कितना है। इन तीनों को जब कंक्लूड किया जाता है तो यहाँ पे 4 श्रेणियां बनती है। जो देश अगर 0 से लेके
0.550 से कम है तो उसे निम्न डेवलपमेंट माना जाएगा। अगर 0.550 से लेकर 0.699 है तो उसे मध्यम मानव विकास माना जाएगा। और हमारा इंडिया इसी के अंतर्गत आता है, यानी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है हमारा इंडिया अगर हम HDI के अकॉर्डिंग देखें तो। और उच्च मानव विकास 0.700 से लेके 0.799 और अति उच्च मानव विकास में 0.80 से लेके अधिक तक। हालांकि मैक्सिमम कंट्रीज आपकी इसी में देखने को मिलेंगी, चाहे यूएसए हो चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, ठीक है। एक आध देश होगा जो अति उच्च में जाएगा, नहीं तो कोई भी देश नहीं आता। और मैक्सिमम देश आपके इंडिया जैसे देश इसमें मध्यम मानव विकास में आते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है इससे हमें क्या बेनिफिट होगा। तो पहला बेनिफिट हो सकता है कि उस देश के द्वारा, सरकारों के द्वारा अपनी अलग अलग नीतियों को प्राथमिकता दी जा सकती है कि हम कैसे हेल्दी लाइफ के बारे में बात करें। इट मीन्स कि आयुष्मान कार्ड दे सकते हैं, जन आरोग्य सुविधा दे सकते हैं, मोहल्ला क्लिनिक जैसी सुविधाएं दे सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। और उसी तरीके से नॉलेज के बारे में बात करें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी होगी, राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, MDM की बात करते हैं, नामांकन कैसे बढ़ाएं हम, स्टेम की बात करेंगे यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, इन सभी में। और साथ ही साथ आपकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जीवन स्तर, ये कैसे हम जो है कि ग्रो करें। तो इन सभी क्षेत्रों में जो है कि सरकारें काम कर सकेंगी ताकि अपने स्टेटस को बढ़ा सकें। और इसी में अगर आप देखोगे कि HDI में कुछ कमियां भी हैं, जैसे HDI केवल कुछ पहलुओं पर बात करता है, जैसे शिक्षा की बात करता है यानी नॉलेज, फिर आपके पर कैपिटा इनकम की बात करता है और जीवन प्रत्याशा की आप कितने समय तक जीवित रह पा रहे हो। लेकिन वो कहीं ना कहीं असमानता को छोड़ता है, गरीबी, मानव सुरक्षा, सशक्तिकरण जैसे विषयों को इसमें शामिल नहीं किया जाता कि कैसे आप लैंगिक असमानता कम कर रहे हो, कैसे आप गरीबी कम कर पा रहे हो, कैसे आप ह्यूमन सिक्योरिटी की बात कर रहे हो, कैसे आप विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो। इन सभी के ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट उसमें नहीं शामिल होता है। इसी के साथ अगर हम भारत के स्टेटस की बात करें तो HDI की रैंकिंग में इस बार सुधार हुआ है, क्योंकि 2021 में 135 थी, 2022 में 134 हो गई। हालांकि 2018 में 130 थी, बढ़िया रैंकिंग थी, लेकिन फिर लगातार 2021, 19, 20 में गिरावट होती गई और 2022 में दोबारा रिफॉर्म किया गया, 134 नंबर पे आ गए। अब स्कोर की बात करें तो जो भारत का स्कोर है 2021 में 0.633 से बढ़ के 0.644 हो गया 2022 में। इसीलिए अभी भी भारत किस में आता है, मध्यम वाले में ही आता है, सेकंड वाले में। अगर आप तीनों का अलग अलग पढ़ना चाहोगे, जैसे कि जीवन प्रत्याशा, तो भारत की इस समय जीवन प्रत्याशा 67.7 ईयर हो गई, यानी ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति 67 साल 7 महीने तक जीवित रहता है। शिक्षा की अगर हम बात करें तो लगभग 12 वर्ष तक जो है कि अब वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है। और अगर हम स्कूल शिक्षा के औसत वर्ष देखें तो लगभग ऑन एन एवरेज 6.5 साल की वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है किसी भी समय। और पर कैपिटा इनकम की बात करें तो 2021 की तुलना में 2022 में वृद्धि देखने को मिली है, क्योंकि 2021 में $6,542 थे, जो अब बढ़ के जो है कि $6,951 हो गए हैं। डॉलर का मतलब है कि आप अगर इसको कैलकुलेट करना चाहोगे, जैसे मान लेते हैं कि मैं इसे अगर कैलकुलेट करूं, किसको, 6,951 को आज के डॉलर रेट के हिसाब से कैलकुलेट करता हूं, 6951 इंटू 82 रुपीज के हिसाब से कर देता हूं, 82 रुपीज के हिसाब से। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि आप देखो, ये डॉलर की बात हो रही है ना, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि लगभग 5,69,000 रुपए करीब, यानी 5,70,000 रुपए व्यक्ति इस समय कमा रहा है। और ये इसकी सालाना इनकम की बात हो रही है, मासिक इनकम की नहीं, सालाना इनकम की बात हो रही है। तो ऐसा ये बताया जा रहा है, इसीलिए भारत को जो है कि मध्यम श्रेणी में रखा गया है। क्लियर। अब यहाँ पे और ग्लोबल स्तर पे देखोगे तो ग्लोबल स्तर पे जो ये रैंकिंग आई थी 2022 की, 193 देशों की रैंकिंग हुई थी, जिसमें स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, दूसरे और तीसरे पे क्रमशः नॉर्वे और आइसलैंड है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और भी प्रॉब्लम्स इसमें देखी जा रही हैं, जैसे लोकतांत्रिक विरोधाभास की प्रवृत्ति भी इन देशों में देखने को मिल रही है। जैसे लोकतांत्रिक विरोधाभास का मतलब होता है डेमोक्रेसी पैराडॉक्स। डेमोक्रेसी पैराडॉक्स का मतलब कि देश की अधिकतम आबादी जो है कि लोकतंत्र के बारे में सकारात्मक विचार रखती है, लेकिन फिर भी वो ऐसे नेताओं को पसंद करते हैं जो लोकतंत्र को कमजोर करती है। क्या भारत में ऐसा कोई प्रावधान आपको देखने को मिल रहा है कि भारत की जनता लोकतंत्र की बात तो करती है, स्वतंत्रता की बात तो करती है, बोलने की आजादी की बात करती है? क्या वर्तमान सरकारों के द्वारा या पिछली सरकारों के द्वारा लोकतंत्र को कमजोर करने वाले नेताओं का जो है कि लगातार जनता जिता रही है? क्या उन्हें संसद में भेज रही है जिताकर? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अच्छा, इसके बाद आप देखोगे मानव डेवलपमेंट को, ह्यूमन डेवलपमेंट को मापने के लिए कुछ अन्य भी सूचकांक है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो है, GII यानी लैंगिक असमानता सूचकांक, जिसमें देखोगे 3 आयाम इसमें भी होते हैं। एक तो जनन स्वास्थ्य यानी कि उनकी सेक्सुअल हेल्थ कैसी है, एम्पावरमेंट कैसा है, और श्रम बाजार यानी उनकी श्रम बाजार में, अर्थात कि जो बाजार व्यवस्था है उसके अंतर्गत इनकी उपयोगिता कितनी है। अभी मैंने आपको बताया था कि 37 पॉइंट कुछ प्रतिशत हो गई है महिलाओं की श्रम बल योग्यता, लेकिन पुरुषों की अभी भी लगभग जो है कि आप देखो कि 60+ चल रही है। तो इसको बराबर करना है,
फिर वहीं पे भारत की रैंकिंग 2022 में 108वें स्थान पे पहुंच गई। रैंकिंग में सुधार हुआ है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट में सुधार हुआ वैसे ही इसमें भी सुधार हुआ है, जो कि 2021 में 122 नंबर पे थी। बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात करेंगे, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में भी स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में लोगों के विविध अभावों को देखा जाता है, जो कि 2021 में भारत 230 मिलियन से अधिक लोगों की बहुआयामी गरीबी से जूझ रहा था। लैंगिक विकास सूचकांक में देखोगे तो इसमें एचडीआई में असमानताओं को मापा जाता है, जिसमें अभी भी कह रहे हैं कि एचडीआई उपलब्धियों के मामले में पुरुष जो है महिलाओं से 10% बेहतर स्थिति में हैं। अर्थात यहाँ पे अभी भी लैंगिक स्तर पर डेवलपमेंट पुरुषों का ज्यादा हो रहा है, महिलाओं का कम हो रहा है। तो ये अन्य जो है कि कुछ डेटा है। और आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, अब यहाँ पे यूएनडीपी की बात करेंगे जो एचडीआई के आंकड़े को जारी करता है। तो यहाँ पर देखोगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी। तो यूएनडीपी का दोस्तों मुख्यालय जो है कि यूएसए के अंतर्गत न्यूयॉर्क में है। अगर हम बात करें इसकी तो ये मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख एजेंसी है, जो कि 170 देशों और क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन तथा असमानता को कम करने के लिए काम करता है। यानी कि गरीबी उन्मूलन कैसे किया जा सकता है और लैंगिक असमानता जो है वो कैसे कम की जा सकती है। अभी ये 2030 के जो एजेंडे हैं यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनमें यूएनडीपी विकास के लिए 6 क्रॉस कटिंग दृष्टिकोण को लेकर आता है, जिसको सिग्नेचर सॉल्यूशंस भी कहा जाता है। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1966 में यूनाइटेड नेशन एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट और यूनाइटेड नेशन स्पेशल फंड के विलय से हुई थी। यानी कि इन दो संस्थाओं के विलय होने के साथ ही इसकी स्थापना की गई थी। और मुख्य कार्य में अगर आप देखोगे तो गरीबी समाप्त करना, लोकतांत्रिक शासन, विधि का शासन, समावेशी संस्थानों का निर्माण करना, यही इसके मुख्य रूप से कार्य हैं, जिसमें सकारात्मक बदलाव का समर्थन भी करता है। और कार्य जो है कि निम्नलिखित 3 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। जैसे सबसे पहला जो है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करता है, दूसरा लोकतांत्रिक शासन और शांति निर्माण पे, तीसरा जलवायु और आपदा लचीला यानी कि लचीलापन, अगर जलवायु से संबंधित कुछ खतरा है तो उस पर भी लचीलापन होना चाहिए। और रिपोर्ट की बात करेंगे तो एक तो एचडीआर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी कह सकते हो, और बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यानी कि मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स की बात करता है, पॉवर्टी एमपीआई जिसे हम कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात ये करता है। तो ये रिपोर्ट जारी करता है। दूसरा, यूएनडीपी पूरी तरीके से संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों, बहुपक्षीय संगठनों, निजी क्षेत्र और अन्य स्रोतों से स्वैच्छिक फंडिंग पर आधारित है। दोस्तों इसकी कोई बाध्यकारी या कोटे के हिसाब से कोई फंडिंग नहीं है। अगर जिसका मन किया उसने दे दिया पैसा, जिसका मन नहीं किया उसने नहीं दिया पैसा। इट मीन्स कि स्वैच्छिक फंडिंग पर भी आधारित है। क्लियर है बात। अब जरा चलते हैं हम लोग यहाँ पे घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण की बात करेंगे, जिसको कहते हैं हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। ये जो है कि अभी सर्वे पिछले 10 सालों में पहली बार किया गया है। हालांकि इसको किया था एवरेज 5 सालों पे, लेकिन इस बार 10 सालों पे किया। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, जिसको HCES कहा था 2022-23। असल में ये जो सर्वे था नेशनल सैंपल सर्वेक्षण, जो मतलब कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श कार्यालय के द्वारा किया गया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा। इसने 10 वर्षों के अंतराल पे 2022-23 के नाम से रिपोर्ट जारी की है। और इससे पहले 2011-12 में हुआ था उपभोग व्यय सर्वेक्षण के नाम से, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण। और अब 10 वर्ष बाद हुआ 2022-23। तो पहला प्रश्न ही बन सकता है कि ये सर्वेक्षण इससे पहले कब हुआ था, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जरा बात करेंगे घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण HCES के बारे में। ये किससे संबंधित है? तो इसका उद्देश्य होता है कि जो परिवार होते हैं, परिवार का मतलब होता है व्यक्ति, इकोनॉमिक्स में परिवार व्यक्ति को ही माना जाता है, जो परिवार यानी हाउस होल्ड के रूप में वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए किया जाता है। कि अगर कोई व्यक्ति किसी सेवा का प्रयोग कर रहा है, किसी प्रकार की वस्तु का उपभोग कर रहा है, तो उसके बारे में उसके क्या रिव्यूज है, क्या उसकी महंगाई है, ये सारी चीजों के बारे में वहां पे कैलकुलेट किया जाता है। संचालन कौन करता है? तो NSSO द्वारा नियमित अंतराल पे इसको किया जाता है। और ये जो NSSO है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये असल में मॉस्पी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। असल में क्या था कि 1950-51 से लेके ही प्रत्येक वर्ष NSSO के द्वारा इसका आयोजन किया जाता था। लेकिन 26वें राउंड के बाद, जब 26 साल तक लगातार इसने किया, उसके बाद ये सर्वेक्षण लगभग 5 सालों में एक बार आयोजित होने लगा। और फिर उसके बाद अभी आप देखोगे 2011-12 के बाद अब डायरेक्टली 10 साल के बाद हुआ। तो पहले जब इसकी स्थापना हुई थी तो 1950-51 से रेगुलर करता था ये एक साल पे, लेकिन अब 26 साल तक कंप्लीट करने के बाद 5 वर्षों में एक बार किया जाने लगा और अब 10 सालों में एक बार होने लगा।
इसकी उपयोगिता क्या होगी, जो इसका सर्वेक्षण हुआ उससे जो भी डेटा प्राप्त होगा उस डेटा से परिवारों के उपभोग के व्यय पैटर्न को देखेंगे, जीवन स्तर को देखेंगे और रहन सहन को समझने में मदद मिलेगी। अभी क्या आप देखोगे मध्यम वर्ग का जो व्यय पैटर्न है, चाहे भले हमें ईएमआई पे अपना जीवन चलाना हो, हमें एक 4 व्हीलर रखनी है, हमें एक बाइक रखनी है, हमें आईफोन रखना है, हमें जो है कि लग्जरी लाइफ को जीने का दिखाना है, शो ऑफ करने का ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। तो ये चीजें जो है कि घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण से निकल कर आती है कि लोगों का जो व्यय पैटर्न है वो ईएमआई पे जीवन चल रहा है। लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, बाहर से बहुत शो ऑफ करने वाला लेकिन अंदर से बहुत खोखलापन है। और रहन सहन क्या है कि उसमें दिखाते तो बहुत है कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बहुत अच्छे अच्छे खाना खाते हैं, लेकिन कई मिडिल फैमिली घरों में केवल नॉर्मल खाना खा रही है। इसका मतलब क्या, नॉर्मल एजुकेशन ग्रहण कर रही हैं। तो ये सारी चीजों को ये ऑब्जर्व करते हैं, जिसके बाद सरकारें इन पे आधारित कुछ काम करते हैं ताकि इनका और इम्प्रूवमेंट हो सके, इनकी और बेहतर कंडीशन हो सके। अब यहाँ पर उस संस्था के बारे में चर्चा करेंगे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, मतलब सर्वे ऑफिस, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय। असल में इसकी बात करें तो एनएसएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का एक हिस्सा है, जो कि मॉस्पी के नियंत्रण में एक अधीनस्थ कार्यालय है। एनएसओ में ही आपको सीएसओ भी मिल जाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, और एनएसएसओ दोनों ही इसमें अब शामिल हो चुके हैं एनएसओ के अंतर्गत ही, और ये आते किसमें, मॉस्पी के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे इनकी जिम्मेदारियां क्या है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण करो, वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण करो, अर्बन फ्रेमवर्क का सर्वेक्षण करो। एनएसओ ग्रामीण और शहरी दोनों ही स्तर पे कीमतों का सर्वेक्षण कर डेटा कलेक्ट करता है कि लोगों को कहाँ पे महंगाई दिख रही है, कहाँ पे सस्ती चीजें दिख रही हैं। ये सारी चीजों का जो है कि जो ऑब्जर्वेशन है वो यही करता है, डेटा सैंपलिंग यही करता है। अब ये जो रिपोर्ट आई है इस बार की 2022-23 की, अगर इस रिपोर्ट के अनुसार माने तो इन्होंने कहा है कि 1999 से लगातार बढ़ोतरी जारी है मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय। यानी कह रहे हैं कि अब जो है कि 1999-2000 से लगातार हर व्यक्ति का जो है कि औसतन मासिक प्रतिभोग जो उपभोग व्यय वो बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ रहा है, दो कारण हो सकते हैं, या तो वो उधारी लेके घी पी रहा है यानी उधार लेके जीवन जी रहा है, या दूसरी चीज कि उसकी अर्थव्यवस्था में इनकम बढ़ रही है, उसका जो है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, जिस वजह से वो उपभोग कर पा रहा है। भाई आपके पास अगर रोज हर महीने 5,000 रुपए आपके पास घर से आते तो आप रोज हर महीने जो है कि 50,000 रुपए नहीं खर्च कर सकते, 10,000 रुपए नहीं खर्च कर सकते। कभी कभी आप ईएमआई या उधार लेके काम चलाओगे, लेकिन अगर आपकी इनकम ही 50,000 होगी तो आप हर महीने 30 से 35,000 रुपए खर्च कर रहे हो। इसका मतलब अब आपकी इनकम बढ़ गई है। और यही जो डेटा कह रहा है कि पिछले सर्वेक्षण के बाद से, पिछला सर्वेक्षण कब हुआ था, 2011-12 में हुआ था, तब से ग्रामीण क्षेत्रों में 2.6 गुना और शहरी क्षेत्रों में 2.5 गुना ये लगातार बढ़ता जा रहा है व्यय, उपभोग करने का व्यय। अगर आप देखोगे कि ग्रामीण शहरी विभाजन में तो एमपीसीई यानी कि मासिक मंथली जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है, एमपीसीई का मतलब होता है, यहाँ लिखा है मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो है वो ग्रामीण भारत में 3,773 रुपए और शहरी भारत में 6,549 रुपए कम से कम हो चुका है। कि गांव में लगभग एक महीने में लोग इतना तो पैसा खर्च करते ही करते हैं। और साथ में अगर आप देखोगे राज्यों में तो सिक्किम में सबसे अधिक है, छत्तीसगढ़ में सबसे कम है, और 9 राज्य तो ऐसे हैं जो राष्ट्रीय औसत से भी कम है। तो समझ में आ गई होगी आपके माइंड में ये चीज की उपभोग सर्वेक्षण जो हो रहा है उसमें हम कैसे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि मासिक स्तर पे क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं, ग्रामीण स्तर पे कितना खर्च हो रहा है, शहरी स्तर पे कितना हो रहा है, कौन सा राज्य कितना कर रहा है, ये सभी चीजें आपको कुछ क्लियर हो पाई होंगी। अब आगे हम चलते हैं इसी कड़ी में। अभी तक मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मैं अभी भी नहीं कहूँगा, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट ही करूंगा कि अगर चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि बिना खाए पिए मैं इस समय इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि लगातार कंटेंट को पढ़ भी रहा हूँ और चीज़ों को अच्छे से डील कर रहा हूँ, ताकि आपको एक फ्रेमिंग तैयार हो सके कि आपको मंथली मैगजीन को इसको कैसे पढ़ना है। अगले 3 महीने की मैगजीन को केवल और केवल 5 दिन के अंदर। आप अगले 5 दिन क्या करना, अभी तो आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हो, इसको डाउनलोड कर लो चाहे तो, या फिर अगर डेटा नहीं तो रेगुलर देख सकते हो, और इसको जो है कि 2 से 3 बार देख लोगे ना तो ये 3 महीने का करंट आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। अगर आना हुआ यूपीएससी का प्रश्न तो यहीं से आ जाएगा, नहीं तो फिर वो कहाँ से पूछेगा, किसी मैगजीन को पता नहीं होता है। तो ये 3 महीने का अगर आप ढंग से तैयार कर लोगे, और इससे पिछले जो मैंने पीटी 365 कराया, जैसे पॉलिटी जो है कि 5 घंटे में, इकोनॉमिक्स 6 घंटे में कंप्लीट है, साइंस जो है कि 3-4-5 घंटे में कंप्लीट है, तो ऐसे कुछ कोर एरिया है जिस पे आप फोकस करोगे तो आपकी चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। अब जरा हम बात करते हैं इसी में, इन्होंने यह भी कहा कि वंचित वर्गों का जो स्टेटस है वो कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो है कि ये सबसे कम है मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और दूसरा जो सबसे कम है वो किसका है, शेड्यूल्ड कास्ट का है। तो ग्रामीण स्तर पे एससी और एसटी का सबसे कम देखने को मिलता है। ये तो हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। अब बात करेंगे एसडीजी की, अर्थात की सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट की, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो ग्रोथ हो रही है 2024 की रिपोर्ट आई हुई है, इसको
एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग ने, यानी जिसको हम कह सकते हैं UNESCAP यानी UNESCAP ने एशिया और प्रशांत में एसडीजी प्रगति रिपोर्ट को जारी किया 2024 से। जो एशिया प्रशांत यानी एशिया पैसिफिक जो रीजन में जितने भी देश आते हैं उनकी क्या स्थिति है, तो इन्होंने कहा कि 17 जो सतत विकास लक्ष्य हैं यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए इसमें 169 टारगेट्स अलग से दिए गए, वो भी इसमें शामिल है इस रिपोर्ट के अंतर्गत। और रिपोर्ट ने क्या कहा उससे पहले हम देखेंगे कि किन पर फोकस करती है। तो सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक नीतियां और गरीबी कम करने के लिए क्या क्या तैयारी हो रही है, व्यापार निवेश और नवाचार में क्या फोकस है, परिवहन में क्या फोकस है, पर्यावरण और सतत विकास पे क्या फोकस है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आपदा जोखिम, सामाजिक विकास, सांख्यिकी और ऊर्जा, ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां पर ये लगातार फोकस करते हैं अपनी रिपोर्ट में। इन्होंने ये भी बताया कि संयुक्त राष्ट्र के 5 क्षेत्रीय आयोगों में से ये एक है और इसका मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड में है। भारत सहित 53 देश और 9 एसोसिएट सदस्य भी इसके अंतर्गत आते हैं और एशिया प्रशांत क्षेत्र में समावेशी, अनुकूलन और सतत विकास को सुनिश्चित करने में मदद करता है। यानी इंडो पैसिफिक रीजन कह सकते हैं, एशियाई पैसिफिक रीजन के अंतर्गत जितने भी देश आते हैं लगभग 53 देश आते हैं, उसमें भारत भी शामिल होता है। ठीक है, तो यहाँ की इन्होंने अकेले रिपोर्ट दी, ये पूरे वर्ल्ड की नहीं है। इसमें आपका यूरोप वाला छोड़ दो, यूरो सेंट्रिक आप जितने भी देश हैं, पैसिफिक सेंट्रिक जितने भी देश हैं इन्हें छोड़ दीजिए, अफ्रीकन सेंट्रिक जितने देश हैं उनको छोड़ दीजिए, ये केवल एशिया और प्रशांत के सेंट्रिक देशों की बात हो रही है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है ये लगभग 32 साल देरी से जो है कि टारगेट्स को अचीव करेंगे। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो हमारा टारगेट दिया गया कि हम 2030 तक अचीव कर सके, हम लोग 32 साल पीछे हैं। अभी 2062 तक लगभग टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि कोविड-19 की जो महामारी आई और 2015 से अब तक जितनी भी प्रगति हुई है वो काफी धीमी गति से प्रगति हो रही है और ऐसा लग रहा है कि 2062 तक ये लोग अपने टारगेट्स को पूरा करेंगे, यानी 32 साल पीछे हैं अभी। ठीक, और इसमें अगर आप देखोगे एशिया प्रशांत क्षेत्र में क्या समस्याएं ऐसी मौजूद है जिसकी वजह से हम 32 साल पीछे हैं, तो अवैध, अनुसूचित, गैर विनियमित मत्स्यिकी है, मतलब मत्स्य पालन है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में लगातार वृद्धि हो रही है, जल की कमी है, प्रदूषण है, अभाव है, अपर्याप्त स्वच्छता की सेवाएं हैं। तो ऐसी स्थिति में और लैंगिक असमानताएं भी है, गरीबी है, भुखमरी है, जनसंख्या बहुत अधिक है। चाइना, भारत, अफ्रीका में देखो कितनी अधिक जनसंख्या है। तो जब इतनी बड़ी जनसंख्या है और आपके पास प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है तो आप कहाँ से भुखमरी को दूर करोगे, कहाँ से बेरोजगारी को दूर कर पाओगे? तो ऐसी स्थिति में इन्होंने कहा कि हम अभी 62 साल पीछे हैं, 2030 के टारगेट को 2062 में अचीव कर रहा है। ठीक, तो ये सीधे सीधे प्रश्न बन सकता है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र क्या 2065 तक टारगेट पूरा करेगा? यूपीएससी ऐसी दे देगी और आपको याद नहीं होगा तो आप गलत कर जाओगे। आप पूरे YouTube पे देख लेना दोस्तों, इस तरीके से शायद ही आपको कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ा रहा होगा, और अगर पढ़ा रहा होगा तो बेहतर बात है, आप वहां से भी फॉलो कर सकते हो, और नहीं तो आप यहीं से लगातार फॉलो करिए हमारे प्लेटफॉर्म से, और आपको यहाँ पे सारे के सारे क्लासेस मिलेंगी। PT 365 की जो बची हुई क्लासेस हैं, जैसे साइंस की कुछ बच रही है, एनवायरमेंट है, IR है, इंटरनेशनल रिलेशन, इसको मैं जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करने के बाद, ये अपडेटेड वाले को 4 लेक्चर में कंप्लीट करने के बाद उसे भी शुरू कर दूंगा। और टेस्ट सीरीज जो अभी 2-3 दिन से रुकी हुई है वो भी अब शुरू हो जाएगी। हालांकि परसों मैंने कराई थी, कल संडे तो ऑफ था और आज तो नहीं हो पाएगी, लेकिन कल आपको मिलेगी। चलिए अब हम आते हैं गवर्नमेंट फाइनेंस की तरफ। अभी तक हम लोगों ने देख लिया जो है कि जो बेसिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थी। अब हम सेकंड यूनिट पे आते हैं, गवर्नमेंट फाइनेंस यानी सरकारी वित्त, जिसमें सरकार किन माध्यमों से वित्त का कलेक्शन करती है या वित्त का आवंटन करती है। तो सबसे बड़ा उसमें एक योगदान होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। मैंने क्या बताया कि सरकारी वित्त का मतलब होता है सरकार किस प्रकार से पैसों का कलेक्शन करती है अपने पास और या तो फिर उस वित्त का आवंटन करती है। तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिसे हम लोग इन शॉर्ट लिखते हैं क्या, GSEC। GSEC भी आपको अगर कहीं दिखा हुआ मिल जाए तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उसे समझना, सरकारी प्रतिभूति। असल में RBI ने एक रिपोर्ट जारी की है कि RBI सरकारी प्रतिभूति ऋण दिशा निर्देश 2023 जारी किया है, जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी को उधार देने और उधार लेने की अनुमति दी गई है। कैसे और क्या इसके प्रावधान है, तो पहले हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जो लैंडिंग है यानी कि जो ऋण है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा जारी जो सरकारी प्रतिभूतियों को उधार लिया या दिया जा सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार इन प्रतिभूतियों को या तो उधार दे सकती है या तो उधार ले सकती है। कहने मतलब इससे पैसा कलेक्ट करेगी, लेकिन इसमें टी बिल्स शामिल नहीं होते। क्यों? क्योंकि ट्रेजरी बिल जो होते हैं वो अल्पकालिक होते हैं, यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम 364 दिनों के होते हैं, जबकि जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है वो 365 दिन या उससे अधिक की होती है, यानी 1 साल, 2 साल, 5 साल, जबकि ट्रेजरी बिल 364 दिन अर्थात 1 साल से भी कम के होते हैं। इसलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हम कभी भी ट्रेजरी बिल को काउंट नहीं करते हैं और ये एक स्टेटमेंट के तौर पे पूछा जाता है।
सेकंड है आपका जीएसएल यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो लेंडिंग है, इसमें ट्रेजरी बिल सहित केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों और राज्य सरकार के बॉन्ड्स को जमानत के रूप में रखा जा सकता है। अर्थात इसके लेन देन के लिए अगर आप किसी चीज को कोलैटरल के रूप में रखना चाह रहे हो, चाहे वो केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का, तो बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल को रख तो सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ट्रेजरी बिल को आप बेचोगे नहीं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के पहले आप बेनिफिट्स देख लो कि हमें क्यों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पहली चीज, इसमें कम जोखिम वाला माना जाता है क्योंकि ये सरकार के द्वारा बेचा जाता है, अर्थात आरबीआई बेचता है सरकार की सिक्योरिटीज को। अब किसी भी स्थिति में अगर सरकार बदल भी जाए ना, जैसे सरकार का इलेक्शन होता है, सरकार बदल भी जाती है, लेकिन फिर भी आपने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ली है आपको उतना ही पैसा मिलेगा जितना आपका उस पर लिखा होगा प्रॉफिट के तौर पर। ऐसा नहीं है कि सरकार कह दे कि हम दिवालिया हो गए, हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन बैंकिंग या जो प्राइवेट कंपनी होती है, कभी कभी आपने वहां से डिबेंचर लिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ही एक समकालिक रूप होता है डिबेंचर, अर्थात ऋण पत्र। आपने वो खरीद लिया 10 लाख का, पता चलता है कि एक साल बाद वो कंपनी ही डूब गई, तो आपके 10 लाख रुपए भी डूब गए। लेकिन गवर्नमेंट कभी नहीं डूबती है, गवर्नमेंट बदल जाती है, वित्तीय स्थिति खराब हो सकती है, एक साल बाद आपको पैसा मिलेगा लेकिन आपको मिलेगा पूरा। इसका मतलब यहाँ पे जोखिम बहुत ही कम है। ब्याज दर भी यहाँ पे निश्चित होती है, इस वजह से आपको एक सतत आय का स्रोत बनता है, इसमें कोई ब्याज दर में कोई कटौती नहीं होती है। साथ ही साथ राज्य विकास ऋण, विशेष प्रतिभूति, ऑयल बॉन्ड्स, उदय बॉन्ड्स आदि के द्वारा आकर्षण ऋण भी मिलता है। फिर निवेश पोर्टफोलियो में अगर हम बात करें, में सरकारी प्रतिभूतियों को भी शामिल किया जाता है और बाजार में इसका व्यापार करना आसान होता है। अगर आपके पास कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो आप उसे तुरंत खरीद भी सकते हो, तुरंत बेच भी सकते हो। जबकि अगर आप शेयर मार्केट के बॉन्ड्स को देख लो, शेयर मार्केट या डिबेंचर को, तो आपने अगर शेयर मार्केट को आज खरीदा तो हो सकता है आप तुरंत ना बेच पाओ, या फिर प्रॉफिट देखोगे उसमें नुकसान ज्यादा होता है। ये सारी चीज होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ रेपो मार्केट में धन उधार लेने के लिए जमानत के रूप में भी इसे रखा जा सकता है बैंकों के द्वारा। जैसे मान लेते हैं कि बैंक जब आरबीआई से लोन लेती है, कहती है भैया मुझे 15 करोड़ रुपए दे दो। आरबीआई कहता है ठीक है मैं तुम्हें 15 करोड़ रुपए दूंगा, लेकिन बदले में 5% की ब्याज दर लूंगा, और वो ब्याज दर रेपो रेट कहलाती है। लेकिन आरबीआई साथ में एक लाइन और जोड़ता है कि साहब आप मेरे पास कोलेटरल के रूप में क्या रख रहे हो, जमानत के रूप में। तो एसबीआई ने कह दिया, यानी जो बैंक था उसने कहा मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बहुत सारी पड़ी हुई है, मैं आपको वही दे देता हूँ उधार देने के लिए। तो आरबीआई कहता है ठीक है आप मुझे ला के दे दो। इट मीन्स धन को उधार लेने के लिए जमानत के तौर पे बैंक इसको भी रख सकते हैं और रेपो रेट के रूप में यूज होता है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में और जानकारी जरा हम देख लेते हैं, इसको क्या लिख रहा है ये। अगर हम इसे कलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि जीसैट केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा जारी एक व्यापार योग्य इंस्ट्रूमेंट या उत्पाद है। असल में क्या होता है, सरकार पर ऋण चुकाने का दायित्व तो बढ़ जाता है, क्योंकि सरकार इन्हीं प्रतिभूतियों के माध्यम से बाजार से उधार लेते हैं, यानी कि फंडिंग लेते हैं। अर्थात वो पैसे की जब उन्हें जरूरत होती है वित्त की, तो क्या करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस से जो है कि बहुत सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज छपवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं और बैंकों के द्वारा मार्केट में भिजवाते हैं, ताकि आप और हम लोग क्या करते हैं उस बैंक से खरीद लेते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। बदले में जो पैसा होता है वो बैंक को देते हैं और बैंक क्या करता है, बदले में सरकार को देता है। अर्थात सरकार ने हमसे क्या उधार ले रखा है, तो भाई सरकार की निश्चित जिम्मेदारी होती है कि हाँ इस पैसे को हमें रिटर्न भी करना है, और हम बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक को देते हैं। और डिफॉल्ट होने का जो जोखिम होता है बहुत ही कम होता है, तो होता ही नहीं है, इसीलिए इसको रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट भी कहता है। रिस्क फ्री यानी इसमें कोई भी जोखिम नहीं, जोखिम रहित है ये। अब इसी के साथ ट्रेजरी बिल को जरा समझ लो। ट्रेजरी बिल बहुत समझना जरूरी है। असल में ट्रेजरी बिल जो होता है अल्पकालिक वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में कहा जाता है, अल्पकालिक वाली, इसलिए इसको हम ट्रेजरी बिल कहते हैं। जैसे 91 डेज, 182 और 364 डेज की परिपक्वता अवधि होती है, और ये शून्य कूपन प्रतिभूतियों पर होती है, यानी इस पे कोई ब्याज नहीं मिलता। जबकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे आपको ब्याज मिलता है, इस पे ब्याज नहीं मिलता बल्कि अंकित मूल्य पर छूट दे दी जाती है। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सर ये टी बिल्स है, ये एसबीआई ने आपको दिया, और यहाँ पे लिख दिया कि ये आपको 1 लाख रुपए का जो है कि है, और आप बैंक के पास गए तो बैंक ने कहा कि आपको क्या मिलेगा, इस पर डिस्काउंट देकर जारी कर दिया जाएगा, यानी 1 साल के लिए सर ये दिया जा रहा है आपको, और आपको इसके लिए पेमेंट कर रहे होंगे केवल 85,000 रुपए। तो आपने कहा बड़ा अच्छी बात है, तो 85,000 रुपये आप पेमेंट करोगे, 1 साल बाद जब आप जाओगे तो आपको 1 लाख रुपए पूरा रिटर्न दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो टी बिल्स पहले से ही जारी किए गए उस पर कोई अलग से ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप खरीदोगे तो आपको डिस्काउंट दे दिया गया 15,000 रुपए का, यानी यही आपका प्रॉफिट हो गया, और 1 साल बाद आप जाओगे तो आपको 1 लाख रुपए मिल जाएगा। इसी को कहा जाता है आपका ट्रेजरी बिल। दूसरा होता है आपका
कि दिनांकित सरकारी प्रतिभूति यानी कि डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो कि सरकारी बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटीज होती हैं, जिसकी मैच्योरिटी पीरियड कम से कम 5 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में मानी जाती है। और केंद्र सरकार ट्रेजरी बिल, बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूति दोनों को जारी करती है। वहीं राज्य सरकारें केवल और केवल बॉन्ड या प्रतिभूति जारी कर सकती है, लेकिन टी बिल्स जारी नहीं करती। ये एक बार प्रश्न आया हुआ यूपीएससी 2019 के प्रीलिम्स में आप देखोगे तो पूछा गया कि क्या राज्य सरकार के द्वारा भी ट्रेजरी बिल को जारी किया जाता है, तो हम कहेंगे नहीं, स्टेट गवर्नमेंट कभी भी ट्रेजरी बिल जारी नहीं करती, केवल बॉन्ड या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो डेटेड सिक्योरिटीज होती है उनको जारी करती है, जबकि ट्रेजरी बिल आपके केंद्र सरकार जारी करती है सिक्योरिटी के साथ साथ। तो दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो चुका होगा उम्मीद करता हूं। आगे यहाँ पे देखोगे कि सरकारी प्रतिभूतियां आरबीआई द्वारा आयोजित नीलामी के जरिए खरीदी जाती हैं, और ये नीलामी ई कुबेर नाम के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर आयोजित होती है, जहां पे आरबीआई का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म ये काम करता है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए कुछ पहल भी शुरू की गई, जैसे जी सैक खरीद कार्यक्रम, यानी कि किस तरीके से आपको खरीदना है इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के तौर पे भी आप जो है कि क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्लेटफॉर्म की सुविधा का लाभ उठा सकते हो। तो इस तरीके की 3-4 जो है कि पॉलिसी चलाई जा रही है। अगला है आपका राज्य सरकार की गारंटी। ये कुछ खास मुझे दिखा नहीं टॉपिक, आप अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना पीडीएफ में। नेक्स्ट हम चलते हैं बैंकिंग सिस्टम पर। अब हम आते हैं, अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ लिया, और साथ में अभी हम लोगों ने गवर्नमेंट फाइनेंस को भी पढ़ लिया कि सरकार किस तरीके से अपने वित्त का इकट्ठा करती है वित्त को। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग, क्योंकि इससे पहले हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए इकोनॉमिक्स के। और बैंकिंग के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट आता है एनपीए। हालांकि मैंने इकोनॉमिक्स की मेंस की क्लास शुरू की थी और 4 से 5 लेक्चर कवर भी किए थे, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी मैंने 10-12 लेक्चर कवर किए थे। थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से मैंने उसको होल्ड कर रखा है। लेकिन मैंने जितने भी लोग कमेंट करके पूछ रहे थे उस लेक्चर्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो लेक्चर पसंद भी आए, उस लेक्चर की क्लास 20 मई के बाद लगातार शुरू करूंगा। और 2 लेक्चर के साथ साथ मैं तीसरा एक और लेक्चर शुरू करूंगा मेंस का, जो पूरी तरीके से मेंस ओरिएंटेड हो। तो इसके लिए आप हमारे आईएएस पीसीएस मेंस प्लेलिस्ट में जाओगे तो मेंस के नाम से लिखा होगा वहां पे प्लेलिस्ट में, तो वहां पर आपको मिल जाएंगी। चलिए टॉपिक पे आते हैं, एनपीए की बात करते हैं। एनपीए क्या होता है दोस्तों? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एसेट क्या होती है? इकोनॉमिक्स में एसेट होती है संपत्ति, लायबिलिटी होती है जिम्मेदारी। कहने का मतलब होता है कि एक ऐसी एसेट है जो परफॉर्म नहीं कर रही है, अर्थात जो बैंक के पास पैसा था लेकिन लोग लोन लेके भाग गए और अब वो वापस रिटर्न नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो एक ऐसा एसेट है जो वापस तो नहीं आने की उम्मीद है और साथ में परफॉर्म भी नहीं कर रहा है, यानी बैंकिंग की बैलेंस शीट खराब कर रहा है वो। तो इसी को हम एनपीए कहते हैं। हालांकि इसका भी एक क्राइटेरिया होता है, उसको भी अभी हम देख लेंगे। यहाँ पर देखिए आरबीआई ने 2022-23 के लिए ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया शीर्षक रिपोर्ट जारी की कि किस प्रकार का ट्रेंड चला और कैसी प्रोग्रेस है बैंकिंग की इन इंडिया में। और जो शेड्यूल जो कमर्शियल बैंक्स है, ठीक है, एससीबी यानी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, इनका जो ग्रॉस एनपीए है, इनका अनुपात 2022-23 में लगभग कम होकर 3.9% रह गया। अर्थात कहा जाए तो बैंक खुद कह रहा है, आरबीआई खुद कह रही है कि इन्होंने काफी अच्छा काम किया है और काफी अच्छी प्रोग्रेस ग्रोथ की है कि भाई अब जो ग्रॉस एनपीए है, जो कि 3 प्रकार के एनपीए होते हैं ना अलग अलग, जो मैं अभी आपको डिवाइड करके बताऊंगा, इनका मिलाकर भी जो ग्रॉस एनपीए लगातार पिछले साल की अपेक्षा कम हुआ है 3.9%। तो अब इसमें आप जो रिपोर्ट देखोगे, इस रिपोर्ट के कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसमें कहते हैं कि संयुक्त रूप से जो बैलेंस शीट है 2022-23 में 12.2% जो है कि बढ़ गई है, जो कि ये 9 वर्षों में सबसे अधिक वृद्धि है। अर्थात कि बैलेंस शीट अच्छी होती जा रही है। और इन्होंने यह भी कहा कि बैंकों के द्वारा जो रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की कुल राशि 6 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गई, यानी अब धोखाधड़ी और कम हो रही है, क्योंकि लगातार बैंक्स, यूपीआई, गवर्नमेंट लगातार एडवर्टीजमेंट से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जिस प्रकार से जो धोखाधड़ी होती थी पिछले 6 सालों में सबसे कम धोखाधड़ी इस बार हुई है, और धोखाधड़ी में शामिल औसत राशि का 1 दशक में सबसे कम रही है। तो अच्छी बात है, प्रोग्रेस अच्छी है। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि जो क्रार होता है, यानी कि कैपिटल जो रेशियो एडिक्वेसी जो रेशियो होती है, ये 2023 सितंबर 2023 के अंत तक 16.8% बन गया। अच्छी बात है। एनपीए की बात करेंगे तो एनपीए किसे कहा जाता है? जैसे मान लेते हैं कि एक बैंक है, ठीक है, एक बैंक है और बैंक से आप जो है कि कोई रमेश नाम का व्यक्ति है, हालांकि यहाँ सीरियस मत लेना अगर कोई रमेश नाम का व्यक्ति होगा मेरे दोस्त, तो रमेश गया बैंक के पास और उसने कहा सर मुझे जो है कि 2 करोड़ रुपए दे दीजिए। तो बैंक ने कहा ठीक है, मैं आपको 2 करोड़ रुपए दे दूंगा और आप पे जो है कि 10% का मैं क्या करूंगा, चार्ज करूंगा, यानी कि इंटरेस्ट दूंगा। अब रमेश को जो है कि 2 करोड़ रुपए मिल गए, और रमेश ने क्या किया कि वैसे तो जिस महीने आपको लोन मिलता है उसी अगले महीने से आपको क्या करना होता है, उसकी एक ईएमआई जो फिक्स की जाती है। मान लेते हैं कि ईएमआई इन्होंने कहा कि भैया आपको 2 लाख रुपए जो है कि पर मंथ जो है कि जमा करने हैं। रमेश ने सारे एग्रीमेंट वगैरह मान लिए कि ठीक है हम 2 लाख रुपए पर मंथ जमा कर देंगे, इसमें आपका मूलधन के साथ साथ ब्याज भी है। लेकिन रमेश क्या है कि
30 दिन छोड़िए, 60 दिन छोड़िए, लगभग 90 डेज तक जो है कि वो रिटर्न ही नहीं करने गया। न तो उसने 2 लाख रुपए की कोई किस्त दी, ना ही कोई ब्याज दिया। और ऐसे में ये जो 2 करोड़ रुपए थे, ये बैंक को लगने लगा यार कि ये व्यक्ति तो चोर निकल गया, डिफॉल्ट निकल गया, भाग गया। और ऐसी स्थिति में 90 डेज तक अगर उसने, रमेश ने, न तो 2 लाख रुपए का एक फूटी कौड़ी नहीं दी, न कोई रिटर्निंग जो है कि ब्याज दर दी, इसी चीज को हम कहते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्योंकि अब बैंक को ये लगने लगा कि ये जो एसेट थी हमारी परिसंपत्ति, अभी हमें परफॉर्म नहीं कर रही, यानी अभी हमें दिख नहीं रही है कि आएगी भी कि नहीं। तो इसलिए ब्याज या मूलधन की जब किस्त 90 दिनों से अधिक समय तक अगर बकाया रह जाए एक बार में, तो इसे हम एनपीए कहते हैं। समझ में आ गया? एनपीए जो है कि जितने रूप में वर्गीकृत होता है, यानी कि 3 रूप में होता है, इन तीनों का जो योग होता है उसी को हम ग्रॉस एनपीए कहते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी होती है? पहली कैटेगरी होती है सब स्टैंडर्ड एसेट। अगर आपका 9 महीने, जैसे मान लेते हैं कि शुरू के 2 महीने तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 90 दिन के बाद यानी कि 3 महीने तक अगर कोई भी पेमेंट नहीं आती है, तो 3 महीने से लेके अगले 12 महीने तक का जो भी ये एरिया रहेगा, इस समय अगर 12 महीने या उससे कम अवधि के लिए एनपीए बना रहता है तो उसे सब स्टैंडर्ड एसेट कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, शुरू के 2 महीने भी ऐड कर देते हैं। भाई वो तो मौका दिया गया है ना अभी आपको, उसको नहीं काउंट करना है, हमें काउंट करना 3 महीने से लेकर 12 महीने तक। और अगर ये पूरा 1 साल तक डाउटफुल के रूप में भी रह लेता है 12 महीने से अधिक समय तक, तो उसको हम सब स्टैंडर्ड श्रेणी में अगर बना रहता है तो उसको हम डाउटफुल कहते हैं। और इसके आगे इस तरीके से ये देखोगे तो अगले 1 साल तक और बना रहेगा, यानी कि 24 मंथ हो गए टोटल। और इसके बाद एक और अगले 12 मंथ तक रहेगा, यानी कि 26 मंथ टोटल हो जाएंगे यहाँ से, जब से उसने लिया है, एनपीए क्रिएट किया है उस समय से। अगर तब भी 3 साल तक अगर वो पैसा रिटर्न नहीं आता तो उसे लॉस एसेट कहते हैं, यानी पूरी तरीके से राइट ऑफ कर देते हैं, बट्टे खाते नहीं करते, अर्थात उसे हानि के रूप में अपने खाते में दर्ज कर दिया जाता है बैंकों के द्वारा कि भाई ये 2 करोड़ रुपए तो अब नुकसान में चले गए। इसी को कहा था लॉस एसेट। अब यहाँ पर क्या, विजय माल्या जैसे लेके भाग गए, मेहुल चौकसी भाग गए, नीरव मोदी भाग गए, ठीक है, बहुत सारे लोग जो है कि लेके भाग गए पैसे। इसका मतलब क्या, उन्होंने बैंक को बहुत बड़ा जो है कि घाटा दिया, एनपीए क्रिएट किया। क्लियर? हम और आप जो मिडिल परिवार के लोग होते हैं, जो खेती किसानी करने वाले लोग होते हैं, जब ये लोन लेने जाते हैं तो पहले ही मिलता है जो है कि गिर पड़ के 1-2 लाख रुपए मिलता है, और इसे भी हमसे बैंक वाले जबरदस्ती छीन लेते हैं। अगर हम नहीं दे पाने की स्थिति में तो पता चला हमारा घर बेच दिया, हमारी गाड़ी छीन के बेच दी, हमारे कोई कपड़े बेच दिए, इस तरीके की स्थिति का व्यवहार किया जाता है। और अगर हम 90 दिन तक ये पैसा रिटर्न नहीं कर पाते एक किस्त भी, तो इसे एनपीए मान लिया जाता है। अब एनपीए के कारण क्या है, क्यों एनपीए बढ़ रहा है? तो पहली चीज, ऋण देने की दोषपूर्ण प्रक्रिया। आपको पता होगा कि जब विजय माल्या को जब ऋण दिया जा रहा था, या मेहुल चौकसी को, नीरव मोदी को, तो उसमें बैंक के मैनेजर का भी हाथ था। अर्थात उसने अपने प्रॉफिट और कमीशन को लेने के चक्कर में सरकार, मतलब उस कस्टमर पे जो है कि ज्यादा देखरेख नहीं की, उसकी जो है कि कोई कोलेटरल नहीं चेक किया, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं चेक किया, और इजिली उसे दे दिया। तो इस वजह से भी प्रॉब्लम होती है। दूसरा, विलफुल डिफॉल्टर, कुछ जो है कि जानबूझ कर पैसा लेके भागने की स्थिति में होते हैं, तो इसलिए भी हो गया। औद्योगिक रुग्णता यानी इंडस्ट्रियल सिकनेस। कई बार ऐसा होता है कि हम एक अपना स्टार्टअप लगाने के लिए 5 करोड़ रुपए लेते हैं बैंक से, ठीक है भाई, हमने 5 करोड़ रुपए के बदले में कोलेटरल दे दिया, अपनी जमीन गिरवी रख दी या जो भी कर लिया, लेकिन हमने देखा 1-2 साल के प्रॉफिट के बाद जो है कि वो डाउन होता गया, अर्थात उसमें बीमारी लग गई उस इंडस्ट्री में, अब वो स्टार्टअप चल नहीं पा रहा है, और हम उसे जीवित करने के लिए ऑलरेडी 5 करोड़ रुपए तो पहले हमने ले रखे थे, अब उसे जीवित करने के लिए दोबारा 3 करोड़ रुपए ले रहे हैं, फिर उसे जीवित करने के लिए दोबारा 2 करोड़ रुपए ले रहे हैं। ऐसे में लगातार एनपीए 5, 3, 8, 2, 10 करोड़ तक पहुंच गया, और बैंक वालों को मजबूरन देना पड़ता है। इसके पीछे रीजन क्या होता है कि जब राजनीतिक दबाव बनता है, जैसे मान लो कि मैं एक स्टार्टअप लगा रहा था 1 करोड़ रुपए लेके, और वो स्टार्टअप नहीं चल पाया, बैंक का मैं पैसा दे नहीं पाया, मुझे क्या लगा कि यार मैं क्यों ना इसमें अगर 50 लाख या 1 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट कर दूं तो शायद अब इसकी स्थिति सही हो जाए। मैं बैंक के पास गया, बैंक ने कहा कि सर आपने तो हमारा अभी पहला ही 1 करोड़ रुपए नहीं दिया है, हम आपको नया लोन कैसे दे दें। मैंने तुरंत फोन किया डीएम साहब को, डीएम साहब मेरे परिचित थे, डीएम साहब ने फोन कर दिया बैंक मैनेजर को, अरे भाई दे दो, ये मेरा आदमी है। मना कर दिया बैंक मैनेजर ने, कोई बात नहीं। मैंने अपने सांसद को फोन लगा दिया, विधायक को फोन लगा दिया, या किसी गुंडे को फोन लगा दिया। मैनेजर डर गया, उसने कहा ठीक है सर आप ले जाओ, जो कि कौन सा मेरी जेब का पैसा है, ये तो सरकार का पैसा है, बैंक का पैसा है, सैलरी थोड़ा मेरी जो है की जा रही है। उसने दे दिया 2 करोड़ रुपए फिर मुझे। इसका मतलब क्या है कि मैं खराब इंडस्ट्री को बचाने के लिए बार बार जो लोन ले रहा हूं वो भी एक एनपीए क्रिएट कर रहा है। फिर विनियामकी मुद्दे भी होते हैं, जिसमें आरबीआई के दिशा निर्देशों का जब उल्लंघन करते हैं बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स यूनिट के बैंक, तो भी जो है कि एनपीए लगातार बढ़ता है। तो ये 3-4 कारण होते हैं। और भी अगर आप एनपीए में देखो, जैसे कर्ज माफी की बात कर लेते हैं, अगर हम जैसे मान लेते हैं कि किसानों ने जो है कि 50 लाख रुपए तक का लोन लिया, 10 किसानों ने मिलकर 5-5 के हिसाब से, नई गवर्नमेंट आई या पुरानी गवर्नमेंट आई, उन्होंने क्या किया, किसानों का कर्ज माफ कर दिया। तो किसान को 50 लाख रुपए नहीं देने, लेकिन वो बैंक का पैसा कहाँ गया मेरे दोस्त,
बैंक के पास तो पैसा नहीं पहुंचा, सरकार कहेगी कोई बात नहीं मैं दे दूंगी, तुम टेंशन मत लो, इस किसान को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि हमें वोट चाहिए इनसे, इन किसान को मत परेशान करना, मैं दे दूंगी। और सरकार कब देगी कब नहीं देगी बैंक वालों को भी नहीं पता होता है। ऐसे में बैंक वाले अपनी हर महीने की हर डेट को उस चीज को क्या करते हैं, उधर खींच के ले चलते हैं एनपीए को, कि भाई अभी तक ये एनपीए है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे अगर एनपीए की समस्या बढ़ रही है तो भारत में इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। प्रॉब्लम्स के तौर पे आप देखोगे, पहली चीज कि एनपीए में वृद्धि होने की वजह से बैंक अन्य उत्पादक जैसे विकास संबंधी गतिविधियों के लिए ऋण नहीं दे पाते। भाई उनके पास 2 ही करोड़ रुपए थे, वो भी लेके भाग गया कोई। अब जो है कि नए नए इन्वेस्टर्स आए, उन्हें अगर पैसा चाहिए कि भैया हमें निवेश करना, हमें फैक्ट्री में लगाना है, तो उनके पास पैसा ही नहीं है, तो यानी पैसे की कमी होगी, निवेश की कमी होगी। और जब निवेश नहीं होगा तो रोजगार कम होगा, रोजगार के अवसर कम होंगे और साथ में मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी, क्योंकि जो लोग पैसा लेके भागे उनके पास तो इतना पैसा है कि वो जो है कि डिमांड करेंगे। एनपीए में वृद्धि होने से बैंकों के घाटे को कम करने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि की जाएगी। जब ब्याज दर महंगी की जाएगी, इट मीन्स कि इंटरेस्ट महंगा होगा, तो लोग जो है कि उधार नहीं लेंगे, अर्थात कि बैंक से उधार लेना जब महंगा हो जाएगा तो लेंगे ही नहीं। और ऐसे में बैंकों की प्रतिष्ठा, संचालन, व्यवसाय प्रभावित होगा। और फाइनली जो है कि जब फिर इसमें मुकदमेबाजी होगी तो अदालतों पर भी जो है कि लंबित मामलों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, और जिसको निपटाने के लिए हमारे पास पर्याप्त कार्यबल उपलब्ध ही नहीं है। तो यही सब कारण है। लेकिन एनपीए को कम करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए थे और आज भी उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले 2002 में एक सरफेसी एक्ट आया था, जिसको कहते हैं वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्धन अधिनियम, सरफेसी एक्ट कहते हैं, जिसके माध्यम से सिर्फ इसमें कहा गया कि जो सिक्योर्ड ऋणदाताओं को मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए डिफॉल्टर होने पर ऋणी द्वारा जमानत यानी कोलेटरल के रूप में रखी गई संपत्ति को कब्जे में लेने का अधिकार है। जैसे मान लेते हैं कि मैं अगर 5 करोड़ रुपए लेने जा रहा हूं बैंक के पास, और सरफेसी एक्ट कहता है कि ठीक है मैं 5 करोड़ के बदले अपना घर दे रहा हूँ जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए मान लो, तो बैंक क्या करेगी, मेरे घर को जब्त कर लेगी अगर मैंने 5 करोड़ रुपए रिटर्न नहीं किया। ये सरफेसी का था। फिर वही डीआरटी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल यानी कि ऋण वसूली अधिकरण भी इसके लिए स्थापित किए गए, जिसके लिए ऋण वसूली दिवालियापन अधिनियम 1993 के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया। फिर दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता वर्तमान भाजपा सरकार 2016 में लेके आती है, जिसको आईबीसी कहते हैं, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, जिसमें कहा गया कॉर्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों, व्यक्तियों के ऋण पुनर्गठन तथा दिवाला समाधान समयबद्ध तरीके से किया जाए, अर्थात 180 दिनों के अंदर ये मामला निपटाया जाए। अगर लगता है आईबीसी कमेटी को कि भाई ये 180 दिन के अंदर नहीं निपट सकता, तो आपको एक्स्ट्रा 90 डेज और दे दिए जाएंगे। इट मीन्स कि आप इस तरीके से इतने महीनों में निपटा लीजिए। अगर फिर भी नहीं निपट पा रहा तो NARCL यानी कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास जाओगे, जो कि एनपीए को कम करती है और वित्तीय प्रणाली में स्थिरता लाने का प्रयास करती है। फिर फाइनली इंद्रधनुष योजना शुरू की गई, जिसमें पब्लिक सेक्टर जो बैंक थे इनमें सुधार किया गया, ठीक है, और इनका पुनर्पूंजीकरण करना, अर्थात जो बैंक ने, सरकार ने कहा था ना कि किसानों का लोन माफ कर दो 50 लाख रुपए, हम तुम्हें पैसा दे देंगे। जब स्थिति बहुत खराब हुई तो इंद्रधनुष मिशन के द्वारा सरकारों ने इनको पुनर्पूंजीकरण किया, रिकैपिटलाइजेशन, अर्थात बैंकों को जो है कि पैसे दिए सरकारों ने कि ठीक है कितने लोन तुमने माफ किए थे सर, 50 लाख का किया था, ये लो तुम 50 लाख रख लो, सरकार ने दे दिया। फिर दूसरे ने कहा तुमने कितने माफ किए थे, उसने कहा सर मैंने 12 करोड़ किए थे, सरकार ने उसे ही 12 करोड़ दे दी। यानी रिकैपिटलाइजेशन किया जा रहा है, यानी उनकी क्षमता को वृद्धि की जा रही है कि एनपीए के घाटे से बाहर निकलो। तो इस तरीके से आप देखोगे कि एनपीए को हम कम करने का भी प्रयास कर रहे थे। अब आप आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा, जो कि यूपीआई से रिलेटेड है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो आप फोन पे, गूगल पे में जो अपनी यूपीआई आईडी का प्रयोग करते हो, उससे रिलेटेड हम टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और क्या टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जरा इसको देख लेते हैं हम लोग। इसमें कहा जा रहा है कि आरबीआई ने अब यूपीआई पेमेंट का दायरा बढ़ाने के लिए नए नियम और रेगुलेशंस की घोषणा की है। अभी आप क्या करते हो कि अगर आप यूपीआई के माध्यम से आप एक 24 घंटे के अंदर अगर आप पेमेंट करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, या तो कुछ लोगों को जो है कि डायरेक्टली 50,000 रुपए तक का पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाता है, या फिर कुछ लोगों को ऐसा होता है 25,000 रुपए का पेमेंट करने का ऑप्शन मिलता है। लेकिन फाइनली आप इन दोनों प्रोसेस के माध्यम से केवल और केवल 1 लाख रुपए तक का ही आप पेमेंट कर सकते हो एक 24 घंटे के अंदर। आपको अगर यकीन नहीं है, जिन्होंने नहीं किया वो करके देख सकते हैं। हालांकि मैंने बहुत बड़े बड़े ट्रांजैक्शन किए, तो मुझे पता है कि एक 24 घंटे में यानी एक दिन में 1 लाख से अधिक ट्रांजैक्शन नहीं हो पाता है। इसी चीज को बढ़ाते हुए आरबीआई ने कहा कि कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि लोगों के पास खाते में पैसे तो होते हैं, लेकिन 24 घंटे की बाध्यता की वजह से वो 1 लाख से अधिक पेमेंट नहीं कर पाते। जैसे कई बार आप गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो, अपने रिलेटिव्स का या अपना किसी का ऑपरेशन कराना होता है, तो उसमें कहा जाता है कि सर आपको 3 लाख रुपए जमा करने होते हैं, 2.5 लाख रुपए भी जमा करने होते हैं, तभी मैं ऑपरेशन करना शुरू करूंगा, क्योंकि आप पहले पैसा जमा करो। ऐसा बहुत बड़े बड़े क्लासिकल जो बिजनेस क्लास की जो प्राइवेट हॉस्पिटल वहाँ होता है। और कैंडिडेट की जेब में पैसे नहीं है, उस मरीज के जो फैमिली मेंबर है, लेकिन उनके अकाउंट में है, लेकिन बाध्यता क्या है, वो यूपीआई से केवल 1 लाख रुपए कर पा रहे हैं, और आस पड़ोस से किसी से मांग भी रहे तो केवल 10-50 हज़ार रुपए ही इकट्ठे हुए। ऐसे में
अस्पतालों और शिक्षा संस्थान, जहाँ पे एजुकेशन संस्थान है, जहाँ पे आपको फीस वगैरह जमा करनी होती है कोचिंग इंस्टीट्यूट की या फिर किसी अपने स्कूल की, मेडिकल लाइन, इंजीनियरिंग लाइन, ऐसी संस्थानों पे, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों में अब प्रत्येक लेन देन को 1 लाख रुपए से बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दिया गया। यानी अब आप 24 आवर्स में आप किसी भी हॉस्पिटल जो कि रजिस्टर्ड होगा जीएसटी नंबर के साथ, या एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो कि रजिस्टर्ड होगा गवर्नमेंट के साथ, या फिर हालांकि गवर्नमेंट में तो इतनी फीस ही नहीं लगती, या प्राइवेट अगर वो रजिस्टर्ड है, तो आप वहां पर 5 लाख रुपए तक का एक दिन में आप पेमेंट कर सकते हो। तो एक बेहतर सुविधा की है आरबीआई। लेकिन ध्यान देना कि ये जो लिमिट्स है केवल एजुकेशन इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल्स बस इसके लिए दी गई है। ऐसा नहीं कि आप किसी रिलेटिव्स को या किसी मेंबर्स को अगर आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो और आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि आप जहां पर भी पेमेंट करोगे ना, वहां पर शो करेगा, वहां पे उसकी यूपीआई आईडी पे अगर आप करो तो वो यूपीआई आईडी हॉस्पिटल से रजिस्टर्ड होगी, या फिर बैंक अकाउंट में करो तो वो भी आपके हॉस्पिटल या एजुकेशन इंस्टीट्यूट से रजिस्टर्ड होगी, तभी ये परमिशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो अदरवाइज क्या रहेगा भाई, पुराना 1 लाख का पेमेंट आप एक दिन में कर सकते हो, लेकिन ये 2 जगह पे यूपीआई का पेमेंट लिमिट बढ़ा दिया गया है। आगे देखते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि सामान्य 24 घंटे में यूपीआई से आप केवल 1 लाख रुपए तक ले सकते हैं, लेकिन कुछ इसके अपवाद है, जैसे आप पूंजी बाजार हो गया, कलेक्शन जैसे क्रेडिट कार्ड का भुगतान हो गया, ऋण भुगतान हो गया, ईएमआई हो गया या बीमा, यहाँ पर आप जो है कि 2 लाख रुपए तक कर पाते थे, लेकिन ये अपवाद के तौर पर, ठीक है, ये सभी लोग नहीं करते, लेकिन जनरली क्या है, हर आदमी जो है कि गूगल पे, फोन पे, यूपीआई यूज कर रहा है तो उसमें कर सकता है, लेकिन उसमें 1 लाख तक ही कर सकता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करेंगे, अगला है आपका रेकरिंग ऑनलाइन लेन देन की ई मैंडेट्स में वृद्धि कर दी गई है। जो आप रेकरिंग डिपॉजिट करते हो आवर्ती वाली, इसमें जो है कि एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन के बिना आप ई मैंडेट्स में 15,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक आप पेमेंट कर सकते हो इस तरीके के मैंडेट्स का प्रयोग करके। और अगर आप यूपीआई के बारे में जानना चाहोगे तो इसमें क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसको कहते हैं, जो क्या करता है, कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन से भागीदारी बैंक को जोड़ती है। मान लीजिए आपके पास 4 बैंक हैं, एक पीएनबी का अकाउंट है, एसबीआई का अकाउंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा का है, एचडीएफसी का, फॉर एग्जांपल ये 4 अकाउंट है आपके पास, और आपके पास जो मोबाइल एप्लीकेशन है आप यूज करते हो सर फोन पे करोगे या फिर गूगल पे करोगे, यही तो ज्यादातर चल रहा है। आपने क्या किया, इस फोन पे में अपनी एक यूपीआई आईडी बना ली, अपने नाम से या मोबाइल नंबर से, ईमेल आईडी से, जैसे भी अपनी यूपीआई आईडी बना ली, और आपने उस यूपीआई आईडी को अपने मोबाइल नंबर यानी अकाउंट से कनेक्ट कर दिया, और आपके चारों अकाउंट जो है कि उसी यूपीआई आईडी से या उसी एप्लीकेशन से कनेक्ट हो गए, यानी एक ही एप्लीकेशन से फंड ट्रांसफर जैसी कई बैंकिंग सुविधाएं आपको मिल जाती हैं। तो ये यूपीआई का काम होता है, और इस यूपीआई को डेवलपमेंट नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 2016 में इसको डेवलपमेंट किया गया था। वर्तमान में भारत के साथ साथ कई और देश है जहां पे भारत का यूपीआई यूज होता है, जैसे ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, नेपाल, भूटान और ब्रिटेन में भी अब इसका प्रयोग किया जा रहा है, श्रीलंका में भी किया जा रहा है, ठीक है। और यूपीआई के द्वारा जो शुरुआत की गई कुछ सुविधाएं, जैसे आप देखोगे यूपीआई के द्वारा क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई, अर्थात कि बैंकों में पूर्व स्वीकृत ऋण सुविधा का लाभ उठाने में इसको सक्षम बनाते हैं। यूपीआई के माध्यम से आप लोन ले सकते हो, ठीक है। बहुत सारे यूपीआई जो है क्या, यूपीआई लाइट एक्स की बात करें, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें एनएफसी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि नियर फील्ड जो कम्युनिकेशन है, इसके माध्यम से आप किसी को भी धन भेज सकते हो एनएफसी के माध्यम से, कम दूरी वाले, और जिसमें आपको किसी प्रकार के पिन वगैरह डालने की जरूरत नहीं होती है। इसी तरीके से आप देखोगे आवाज आधारित जो है कि पिन यूपीआई होते हैं, हेलो यूपीआई होती है जिसमें यूपीआई पिन डालकर आप ट्रांसफर कर सकते हो, और भारत बिल पे कनेक्ट, ये सब चीजें होती हैं। तो ये सारी यूपीआई की प्रोसीजर आपको मैंने बता दी। तो इंपॉर्टेंट जो थी वो लिमिट जो इंक्रीज की गई वो आपको पता रहनी चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं भारत का कार्ड नेटवर्क, बहुत बड़ा कार्ड नेटवर्क है। कौन सा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। आप अपने पर्स में से अभी निकालो या अपने वॉलेट में से निकालो, जेब में से देखोगे, या तो आपका कार्ड रुपए का होगा, या फिर मैस्ट्रो का होगा, या मास्टर कार्ड का होगा, या वीजा का होगा, या अमेरिकन का होगा। इस तरीके के ये सब कार्ड नेटवर्क हैं जो भारत में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड देते हैं, ठीक है। इनका योगदान क्या होता है, इसको आगे बढ़ने से पहले आरबीआई का पाठ पढ़ते हैं कि आरबीआई ने क्या कहा कि ये कार्ड नेटवर्क को बिजनेस कार्ड का उपयोग करने के लिए अनाधिकृत भुगतान को रोकने का आदेश दिया है, कि ये कार्ड नेटवर्क जो है उसने बिजनेस कार्ड का उपयोग करते हुए अनाधिकृत भुगतान करने के लिए मना कर दिया है। अब यहाँ पर ये टॉपिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर वो चीजें क्या कह रहा है। टॉपिक समझना होगा कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए बैंकों या गैर बैंकों के साथ एक समझौता करते हैं ये सारे के सारे जो कार्ड नेटवर्क्स होते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि जो डेबिट कार्ड है, मान लीजिए कि तो जो भी आप कार्ड यूज करते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, बैंकों से एक समझौता करते हैं कि सर हमारे कार्ड का प्रयोग करके आपका कस्टमर अपने ही अकाउंट से पैसे निकाल सकता है, जिसकी वजह से हम डेबिट कार्ड या एटीएम वगैरह का प्रयोग कर पाते हैं।
यहाँ पर जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होते हैं, ये लेन देन की प्रोसेसिंग करने वाली कंपनियां होती हैं और व्यवसायों से कुछ शुल्क लेती हैं, जिसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट के रूप में जाना जाता है। अब क्या होता है, बैंक ही ग्राहकों को जारी किए जाने वाले डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का नेटवर्क का चयन करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बैंक वाले आपसे पूछते हैं, सर आपकी जो है कि करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है और आपका जो है कि बैंक लिमिट इतना है, तो आप डेबिट कार्ड लोगे या क्रेडिट कार्ड लोगे। डेबिट में भी आप वीजा कार्ड लोगे, रुपए कार्ड लोगे या मास्टर कार्ड लोगे, मैस्ट्रो कार्ड लोगे, किस प्रकार का आप कार्ड लोगे, तो ये डिमांड भी आपसे की जाती है। ठीक है, आरबीआई ने क्या कहा, 1 अक्टूबर 2023 से ही ग्राहकों को कार्ड नेटवर्क में अब किसी को चुनने का विकल्प प्रदान करने के लिए कहा गया कि कोई भी चुन सकते हो। अब बात करते हैं भारत में कार्ड का मार्केट क्या है। तो अभी वर्तमान में 5 प्रकार की कंपनियों के कार्ड चलते हैं, वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे, डायनर्स क्लब और अमेरिकन एक्सप्रेस। सामान्यतः जो डायनर्स क्लब होते हैं और अमेरिकन एक्सप्रेस जो होते हैं, इनका प्रयोग सामान्यतः जब हम फॉरेन ट्रिप वगैरह करते हैं तो उसका जो है कि सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ये भारत में 5 कंपनियां हैं जो इस समय कार्ड को दे रही हैं। रुपए की बात करेंगे तो रुपए भी जो है कि भारत में दे रहा है, लेकिन ये भारत का स्वदेशी भुगतान नेटवर्क है, यानी कि रुपए को जो डेवलप किया गया। और इसीलिए जब भी आप अपने जनधन खाते को देखोगे, जनधन खाता जो सरकारी खाता है, जो कि प्रधानमंत्री जनधन खाते के तौर पे शुरू किया गया, इसमें जो भी एटीएम कार्ड आपको दिया जाएगा वो हमेशा रुपए का दिया जाएगा, हमेशा रुपए का, क्योंकि स्वदेशी कार्ड को हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं आगे। और डेबिट कार्ड के सेगमेंट में अगर आप देखोगे तो रुपए कार्ड की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। अगर 70 करोड़ कार्ड जो है कि डेबिट कार्ड है तो उसमें 65% हिस्सेदारी केवल रुपए की है। मान लेते हैं कि भारत में जितने भी लोगों के पास खाते हैं, अगर उनके पास डेबिट कार्ड अगर हैं, जो कि पैसा एटीएम से निकालते हैं, सेविंग अकाउंट होते हैं, और उनमें कई प्रकार के कार्ड है, किसी के पास मैस्ट्रो है, किसी के पास वीजा है, किसी के पास मास्टर है, किसी के पास रुपए है, तो रुपए की सबसे अधिक हिस्सेदारी लगभग 65% है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और क्रेडिट कार्ड के बाजार में अगर आप देखोगे तो वीजा और मास्टर कार्ड, इनका दबदबा ज्यादा है। भारत के 90% क्रेडिट कार्ड का जो स्वामित्व वो इन्हीं कंपनियों के पास है। तो अब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कार्ड नेटवर्क के बारे में। अब यहाँ पे सबसे चर्चा में रहने वाला एनपीसीआई, 2-3 बार यूज हो चुका है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके बारे में बात करें तो एनपीसीआई भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचार के लिए या संचालन के लिए एक अम्ब्रेला संगठन के रूप में काम करता है। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत आरबीआई और भारतीय बैंक संघ आईबीए इंटरनेशनल, मतलब कि इंडियन बैंक एसोसिएशन की एक पहल है जिसके तहत इसको एस्टैब्लिश किया गया। और यह कंपनी अधिनियम 1956 के तहत नॉन फॉर प्रॉफिट एंड गैर लाभकारी कंपनी के रूप में एस्टैब्लिश किया गया है, जो कि सरकार के लिए योगदान करती है। साथ ही साथ इनकी जो पहल है, जैसे आईएमपीएस यानी इंस्टेंट मनी पेमेंट सिस्टम जो होता है, मतलब ट्रांसफर करने का, तो तत्काल भुगतान सेवा हो गई। फिर एनएसीएच यानी कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउसेज हो गए। फिर आप देखोगे आधार सक्षम भुगतान प्रणाली या फिर यूपीआई, ये सभी चीजें डेवलप की जाती हैं एनपीसीआई के द्वारा। अब भारत में कार्ड नेटवर्क जो इकोसिस्टम है उसको रेगुलेट कौन करता है, तो भाई जाहिर सी बात है, बैंकिंग सिस्टम से अगर ये चीजें कनेक्टेड है तो रेगुलेट करने की संस्था भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगी, आरबीआई होगी। अब यहाँ पे हम आरबीआई के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्राथमिक विनियामक के रूप में आरबीआई होती है, जो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत इन सभी कार्ड नेटवर्क्स को क्या करती है, रेगुलेट करती है, देखती है कि कहीं धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है। वहीं इन्हें गवर्न करने के लिए कानून है पीएसएस एक्ट 2007। पीएसएस का मतलब क्या होता है, आप इसको देख सकते हो, पेमेंट एंड सेटलमेंट अधिनियम, जिस मतलब कि प्रोसेस कह सकते हो। तो ये 2007 के अकॉर्डिंग देखते हैं। और सामान्यतः क्या होता है, लाभार्थी के बीच में, मतलब भुगतान करने वाली संस्था और लाभार्थी के बीच में पेमेंट के लेन देन को आसान बनाती है। उसी में भुगतान प्रणाली में क्रेडिट कार्ड, जो कार्ड लेन देन, डेबिट कार्ड लेन देन, स्मार्ट कार्ड लेन देन, धन हस्तांतरण करना, इसी तरीके के लेन देन का समर्थन करने वाली प्रणालियां होती हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की बात करें तो ये 12 अगस्त 2008 को लागू हुआ, पहली चीज। और भारतीय रिजर्व बैंक को इससे संबंधित सभी मामलों का विनियमन करने के लिए अधिकृत किया गया कि आप इससे समय जितने भी प्रकार के नियम है, रेगुलेशंस है, आप इसको फॉलो कर सकते हो या इसे आप रेगुलेट कर सकते हो। असल में इसके तहत 2 विनियमन बनाए गए। एक तो बनाया गया भुगतान निपटान प्रणाली विनियमन 2008, भुगतान और निपटान प्रणाली जो विनियमन 2008 के विनियमन के पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड बनाया गया। अन्य प्रावधान में देखोगे तो आरबीआई के अलावा कोई भी भुगतान प्रणाली का संचालन या उसकी शुरुआत नहीं कर सकता जब तक कि आरबीआई द्वारा उसे अधिकृत ना किया जाए। तो कोई और बैंक नहीं है जो इसके भुगतान और निपटान प्रणाली का जो है कि संचालन करेगी, वो सारा का सारा आरबीआई देखती है। यह अधिनियम विदेशी संस्थाओं को भी भारत में भुगतान प्रणाली के संचालन से प्रतिबंधित तो नहीं करता, यह विदेशी संस्थाओं और घरेलू संस्थाओं के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है। तो ये चीजें समझ में आ गई। अब आज की क्लास को दोस्तों यहीं पे रोकेंगे। आज की क्लास हो चुकी लगभग 1 घंटे 40 मिनट की, और जिसमें हमने इंटरनेशनल रिलेशन को कवर किया और इकोनॉमिक्स के भी 3 सेगमेंट को कवर कर लिया, जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा, गवर्नमेंट फाइनेंस पढ़ा, और साथ ही साथ हमने
बैंकिंग के अंतर्गत 3-4 टॉपिक को कवर किया। इसी तरीके से अगले 2 से 3 लेक्चर और आएंगे। आज ही दूसरा लेक्चर है, कोशिश रहेगी कि अगले 2 लेक्चर नहीं तो 3 लेक्चर लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। आज हम लोगों ने लगभग पेज नंबर 85 के आसपास कवर कर लिया है। 245 पेज में से 85 कवर हो चुके हैं 2 लेक्चर में। इसी तरीके से मैक्सिमम 40 से 50 पेज को एक-एक लेक्चर में कवर करेंगे। चीज़ों को बेहतर तरीके से समझाऊंगा मैं, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए पढ़ते पढ़ते ही, आपको फिर कुछ अलग से ना पढ़ना पड़े। ठीक है, अलग से आपको पीडीएफ निकाल के पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि पीडीएफ मैंने पोस्ट कर दिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से उठा सकते हो, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी 3 से 4 दिन में जब ये पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी, अगले 2 से 3 दिन में, तो मैं इसको भी पोस्ट कर दूंगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है। तो कल हम मिलेंगे आपसे। भारत में बीमा परिदृश्य देखनी है कि इंश्योरेंस का मार्केट कैसा है, मार्केट में कैसे इसको रेगुलेट किया था, क्या क्या इसमें चर्चा है, ये सारी चीजों को हम कवर करते हुए आगे इकोनॉमिक्स को कल कंप्लीट करने के साथ साथ और भी नए सेगमेंट को कवर करेंगे जो आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार तो फॉलो कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।